दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रॉयल नॉवल हिंदी में स्वागत है। इस कहानी को दिल से न लगाएं और एक बात, इसे अपनी जिम्मेदारी पर ही देखें। अध्याय 111। एक मार्शल राजा स्तर का अस्तित्व। हमला किया जा रहा है। सू जियाओबाई इसे सहन कर सकती थी, लेकिन उसके वित्तीय संसाधनों में कटौती वह स्वीकार नहीं कर सका। सी बोयान आखिरकार एक प्रमुख अड्डे के गवर्नर थे, एक दुर्लभ और शक्तिशाली विशेष पेशे साइकिक मास्टर का तो जिक्र ही नहीं। कौन जानता था कि उसकी स्थानिक अंगूठी में कितने मूल्यवान खजाने संग्रहित थे। एक स्थानिक वलय किसी प्रकार की रक्षात्मक कलाकृति नहीं थी, इसे एक पल में आसानी से नष्ट किया जा सकता था। कुछ योद्धा अपने मरने के क्षणों में दूसरों को अपने भाग्य का दावा करने देने के बजाय अपने स्थानिक छल्लों को कुचलना पसंद करेंगे। यही कारण है कि सू जियाओबाई ने कभी भी अपने दुश्मनों को कार्रवाई का मौका नहीं छोड़ा। न केवल वह उन्हें भागने का समय नहीं देगा, बल्कि वह उन्हें अपनी अंगूठियां कुचलने का भी मौका नहीं देगा। हालांकि सू जियाओबाई ने अभी दावा किया था कि उन्हें सी बोयान या वुहोंगे में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह स्वयं लोगों के लिए सत्य था, लेकिन उनके स्थानिक छल्ले, उसे बहुत दिलचस्पी थी। और अब देखो क्या हुआ। वह आदमी मर चुका था, स्थानिक वलय भी चला गया था, उसका घाटा कम से कम सैकड़ों अरबों की संपत्ति। इसके बारे में सोचने मात्र से सू जियाओबाई का रक्तचाप बढ़ गया। वाह वाह वाह। सू जियाओबाई के आदेश पर डोनफेंग परिवार की संपत्ति के भीतर से अचानक 9 दुर्जय आभाएं फूट पड़ी। दक्षिणी दीवार से परे एसएसएस रैंक जानवर की ओर बढ़ते हुए 9 आकृतियां उल्काओं की तरह आकाश में उड़ गईं। 9 ही क्यों? क्योंकि सू जियाओबाई ने सू लिंगर और जियो बाय लॉन्ग की सुरक्षा के लिए एक छाया छोड़ दी थी, और ईमानदारी से एकमात्र एसएसएस रैंक जानवर से निपटने के लिए उसकी 9 परछाइयों को भेजना पहले से ही उदारता का कार्य था। 9 मार्शल कमांडरों ने अभी अभी एक चाल चली है, लेकिन वे सिर्फ साधारण मार्शल कमांडर हैं। दूसरी तरफ एक एसएसएस रैंक जानवर है, और यहां तक कि एसएस रैंक और एस रैंक वाले भी। वे संभवतः कैसे टिक सकते हैं? रुको, वे दीवार पार क्यों कर रहे हैं? क्या वे पागल हैं? वे वास्तव में उस एसएसएस रैंक जानवर पर हमला कर रहे हैं। रास्ते से अलग हटें। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दक्षिणी दीवार पर तैनात योद्धा स्तब्ध रह गए। 9 सामान्य मार्शल कमांडर एक एसएसएस रैंक जानवर के खिलाफ जा रहे हैं। अगर वह पागलपन नहीं था तो क्या था? एसएसएस रैंक का जानवर स्वयं भी उतना ही प्रभावित नहीं लग रहा था, जैसे कि ये छोटे पात्र ध्यान देने लायक भी नहीं थे। इसने आलस्य से अपना विशाल बर्फ सफेद पंजा उठा लिया और उन्हें मौत के घाट उतारने की तैयारी कर रहा था। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उससे दीवार पर मौजूद हर योद्धा की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। 9 आकृतियां प्रत्येक एक अलग हथियार का उपयोग कर रही थी। उनके शरीर शक्तिशाली मार्शल तकनीकों से चमक रहे थे। इससे पहले कि जानवर अपना पंजा नीचे ला पाता, हमला कर दिया। एक साथ 9 विनाशकारी हमले हुए, और फिर वह विशाल सैकड़ों मीटर लंबा एसएसएस रैंक जानवर लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर भेज दिया गया। मुंह एक दर्द भरी दहाड़ से आसमान कांप उठा। एसएसएस रैंक जानवर क्रोधित था। इसने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन उन 9 छायाओं के लिए इसकी चाल हास्यास्पद रूप से धीमी थी। इससे पहले कि वह हमला कर पाता, वे सहजता से चकमा खा गए और पलटवार किया, एक के बाद एक विनाशकारी प्रहार की बरसात। पास के अन्य एसएस रैंक और एस रैंक जानवरों ने मदद के लिए आगे आने की कोशिश की। 9 छायाओं में से एक छाया समूह से अलग हो गई। स्टील की एक चमक ठंडी रोशनी टिमटिमाती है। जब तक चमक फीकी पड़ी, कई एसएस रैंक और एस रैंक जानवरों के शरीर अचानक बड़े पैमाने पर भीषण घावों से ढक गए। खून फव्वारे की तरह फूट पड़ा, जिससे उनकी विक्षिप्त स्थिति उत्पन्न हो गई। वे पागल हो गए हैं। यहां तक कि एसएस रैंक के जानवरों को भी अत्यधिक गुस्से में आने के लिए मजबूर करने में केवल कुछ ही वार लगे। क्या वे उन्हें रोक सकते हैं? निडर मोड विदेशी जानवरों के लिए आखिरी तुरुप का इक्का था। नकारात्मक पक्ष, एक बार जब ये खत्म हो गया तो जानवर अत्यधिक कमजोरी से अपंग हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने इसे तब तक सक्रिय नहीं किया जब तक कि बिल्कुल आवश्यक न हो। लेकिन सू जियाओबाई की परछाइयों के लिए तो क्या हुआ अगर वे पागल हो गए? वे अभी भी मरने वाले थे। दक्षिणी दीवार से योद्धा स्तब्ध होकर चुपचाप देख रहे थे। उन्मत्त एसएस रैंक के जानवरों को असहाय बच्चों की तरह पीटा जा रहा था। उनकी दहाड़ें पीड़ा की चीखों में बदल गईं, और फिर बूम बूम बूम, उन्मत्त जानवर ढह गए। उनकी जीवन शक्ति तेजी से खत्म होने के साथ परछाइयां लापरवाही से ऊपर चली गईं और कुछ ही झटके में उन्हें खत्म कर दिया। एसएसएस रैंक जानवर के पास बहुत कुछ था। वह आकाश की ओर गरजा और बढ़ने लगा। इसका शरीर 1000 मीटर की ऊंचाई तक फैल गया। 1000 मीटर, उस आकार में बेस 15 स्वयं उसकी तुलना में महज एक बच्चे के खिलौने जैसा दिखता था। अब अपनी उन्मत्त अवस्था में जानवर की ताकत बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गई थी। एक बार असहाय प्राणी अंततः पलटवार करने में सक्षम हो गया। कई परछाइयां टकराकर जमीन पर पटक दी गईं, लेकिन क्या वे मर चुके थे? आसपास भी नहीं। लेसर ट्रांसेंडेंट मार्शल तकनीकों की विशाल संख्या के साथ जो उन्हें सशक्त बनाती है, एक एसएसएस रैंक जानवर के कारण होने वाली क्षति बमुश्किल एक खरोंच। वाह! अचानक आकाश में प्रकाश की एक चकाचौंध करने वाली रेखा चली, सीधे निडर एसएसएस रैंक जानवर की ओर जा रही थी।
ये सू जियाओबाई थी। धिक्कार है, वो 100 अरब से अधिक था। नहीं, उससे भी ज्यादा। मेरे लिए मरो। भड़कते गुस्से से भड़ककर सू जियाओबाई का शरीर अंधी चमक से भर गया। उनके हाथों में मूर्तिकला चंद्रमा नीला ड्रैगन एक लघु सूर्य की तरह चमक रहा था। और फिर उसने प्रहार किया। सिर्फ एक वार से एसएसएस रैंक जानवर का शुद्ध सफेद शरीर एक विशाल खुले घाव से फट गया था। सू जियाओबाई नहीं रुकी। एक के बाद एक निर्मम प्रहार बरसते रहे। एक बार शक्तिशाली एसएसएस रैंक जानवर उसके हमले के तहत असहाय था। यह ढह गया, जिससे जमीन में कंपन होने लगा। झटके की लहर हजारों मील तक महसूस की जा सकती थी। फिर भी सू जियाओबाई ने कोई दया नहीं दिखाई। उसने अपना ब्लेड उठाया और उसके सिर पर जोरदार वार किया। बूम बूम बूम, जमीन जोर से हिल गई। दक्षिणी दीवार पर हर एक योद्धा देख रहा था। कड़ी मेहनत से निगल गया। यह एक एसएसएस रैंक जानवर था। डोनफेंग आपने स्वयं इसकी शक्ति की आशंका जताई थी और फिर भी यहाँ ये था। इसकी खोपड़ी तरबूज की तरह खुल गई थी। अंत में एसएसएस रैंक जानवर ने एक आखिरी पीड़ा भरी चीख निकाली, इससे पहले कि उसका सिर अलग कर दिया जाए। यह मर चुका था। सू जियाओबाई ने संतुष्ट होकर अपना ब्लेड नीचे कर लिया। वह विशाल शब्द धीरे धीरे शून्य में विलीन हो गया। दक्षिणी दीवार से योद्धा गगनभेदी जयकारे लगाने लगे। धिक्कार है, जब मैं दूसरी दुनिया में पहुंचूंगा, अगर मैं तुम्हें फिर से देखूंगा, मैं तुम्हें हर बार काट दूंगा। सू जियाओबाई ने जहरीला थूक दिया। लेकिन उस क्षण भीतर से विदेशी दुनिया की ओर जाने वाली दरार। एक जोड़ी आंखें खुली, गहरी सुनहरी आंखें। उसे देख रहा हूं। जिस क्षण उनकी नजरें मिली, खतरे की एक भयावह भावना ने सू जियाओबाई के दिल को जकड़ लिया। उसकी अंतरात्मा उस पर चिल्ला उठी। यह मार्शल भगवान की उपस्थिति नहीं है, ये है एक मार्शल राजा। अध्याय 112। अमीर। सू जियाओबाई की अभिव्यक्ति गंभीर थी। मार्शल किंग लेवल। यह एक ऐसा अस्तित्व था जो पूरी तरह से मार्शल देवताओं से ऊपर खड़ा था। अंतरआयामी अंतरिक्ष समय दरार के प्रतिबंधों के कारण ये सीधे नहीं गुजर सकता था। फिर भी उनके बीच की दुनिया की दरार की दूरी के बावजूद इसकी टकटकी अकेले सू जियाओबाई पर इतना भारी दबाव डालने के लिए पर्याप्त थी। कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि एक मार्शल राजा स्तर के प्राणी की वास्तविक शक्ति कितनी भयानक थी। यदि दूसरी दुनिया से कोई मार्शल किंग स्तर का जानवर वास्तव में यहाँ प्रकट होता, तो उसे हिलने की भी आवश्यकता नहीं होती। बस एक नजर, बस एक मात्र आभा सू जियाओबाई के जीवन का दावा करने के लिए पर्याप्त होगी। गहरी सुनहरी आंखें कुछ देर के लिए सू जियाओबाई की नजरों से मिली, बिना किसी निशान के गायब होने से पहले एक चेतावनी संकेत भेजती हुई प्रतीत हुई। उस पल दमनकारी संवेदना जो सू जियाओबाई की रक्तधारा पर हावी हो रही थी, वह भी पूरी तरह से गायब हो गई। उसने राहत की सांस ली। ऐसा लगता है कि दूसरी दुनिया के पीछे वास्तव में कुछ छिपे हुए मालिक हैं। यह एसएसएस श्रेणी का जानवर शायद जानबूझकर यहाँ भेजा गया था, है ना? दूसरी दुनिया के खतरे सचमुच असाधारण है। ये सू जियाओबाई का पहली बार परलोक को इतने प्रत्यक्ष रूप से देखने का मौका था। अंतरिक्ष समय की दरार के दूसरी ओर गहरी सुनहरी पुतलियों के अलावा उसने जो देखा वह एक उजाड़ परिदृश्य था। पर्यावरण आमतौर पर पृथ्वी के समान था। हालांकि ये तथ्य कि यह इतने सारे शक्तिशाली जानवरों, साथ ही मार्शल किंग्स और मार्शल सम्राटों जैसे प्राणियों को पैदा कर सकता है, ये साबित करने के लिए पर्याप्त था कि दूसरी दुनिया में मानवीय समझ से परे कई अकल्पनीय दृश्य हैं। लेकिन ये बिल्कुल उसी तरह का खतरा है जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ। खतरा जितना बड़ा होगा, भीतर छिपा हुआ खजाना भी उतना ही बड़ा होगा। सू जियाओबाई की आंखों में एक चमक चमक उठी। इतनी विशाल और संसाधन संपन्न भूमि में निश्चित रूप से अकल्पनीय खजाने मौजूद हैं। यदि वह एक क्लिक संग्रह, एक क्लिक ऑटो शिकार और दूसरी दुनिया में एक क्लिक ऑटो खनन स्थापित कर सकता है, तो मुनाफा बिल्कुल विस्फोटक होगा। बेस नंबर 15 पर पशु ज्वार से पूरी तरह निपट लिया गया। डोनफेंग यू की मृत्यु के बाद डोनफेंग परिवार ने भी नेतृत्व बदल दिया। डोनफेंग रॉ परिवार की बेटी थी, जो चौथे स्थान पर थी। विरासत के अधिकारों के आधार पर उसके आगे अभी भी 3 बड़े भाई थे, इसलिए तार्किक रूप से उसे डोनफेंग परिवार पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए था। हालांकि सू जियाओबाई की भारी ताकत के समर्थन के साथ अन्य 3 भाइयों ने भी उत्तराधिकार के मामले को उठाने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा सू जियाओबाई ने मूल रूप से उन लोगों को मारने की योजना बनाई थी जो उसे मारने की कोशिश में डोनफेंग यू में शामिल हुए थे। डोनफेंग राव की बार बार की गई दलीलों के बाद ही उसने इसे जाने देने का फैसला किया। बदले में सू जियाओबाई को इस बार सहायता करने के लिए अपना इनाम मिला, एक महान ट्रांसेंडेंट विशेषता खेती तकनीक का ठिकाना। श्री सू, वह महान उत्कृष्ट साधना तकनीक बेस नंबर 84 के खंडहरों के भीतर छिपी हुई है। डोनफेंग राव ने गंभीरता से कहा, जब बेस नंबर 84 पर जानवरों ने कब्जा कर लिया और नष्ट कर दिया, तो जिया परिवार के एक भी सदस्य ने भागने का विकल्प नहीं चुना, वे सभी मौत से लड़े। उस समय गिरे मार्शल गॉड जिया परिवार से थे। डोनफेंग यू ने एक बार जिया परिवार में एक अतिथि बुजुर्ग के रूप में काम किया था और उन्हें पता चला कि उनके पास एक अंडरग्राउंड शस्त्रागार है जहां उन्होंने एकत्रित की गई खेती की तकनीकों को संग्रहित किया है। उन्होंने एक महान ट्रांसेंडेंट खेती तकनीक के बारे में अफवाहें भी सुनी थी।
जब बेस नंबर 84 गिर गया और परिवार स्थानांतरित हो गए तो कई लोगों ने बाद में लौटने और क्षेत्र को लूटने का प्रयास किया। हालांकि शक्तिशाली घूमने वाले जानवरों की उपस्थिति और इस तथ्य के कारण कि जिया परिवार के भूमिगत शस्त्रागार के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि यह आज भी मौजूद है। डोनफेंग आप मूल रूप से इसकी खोज में जाना चाहते थे, लेकिन हजारों मील पश्चिम की ओर को समझने में कोई प्रगति नहीं होने के बाद उन्होंने बस इस विचार को छोड़ दिया। यदि आप इस महान ट्रांसेंडेंट साधना तकनीक को प्राप्त करने के लिए दृढ़ हैं, तो आप बेस नंबर 84 की यात्रा कर सकते हैं। शायद आप जो खोज रहे हैं वह आपको मिल जाए। एक भूमिगत शस्त्रागार। इसका मतलब यह है कि ग्रेट ट्रांसेंडेंट कल्टीवेशन तकनीक के अलावा संभवतः कई अन्य कल्टीवेशन तकनीकें भी इसमें संग्रहित हैं। सू जियाओबाई की आंखें चमक उठी। ये जानकारी सचमुच मूल्यवान है, लेकिन औसत व्यक्ति के लिए यह एक असहनीय बोझ है। आखिरकार बेस नंबर 84 पर एक मार्शल देवता की मृत्यु हो गई थी, और यहां तक कि अन्य मार्शल देवताओं ने भी स्थिति को अजेय समझा और अपने परिवारों के साथ भागने का फैसला किया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि उस स्थान पर जानवर कितने भयानक होंगे। कम से कम उन्हें मार्शल गॉड स्तर पर होना था। यहां तक कि अगर कोई जोखिम लेना चाहता है और लूटना चाहता है तो उसे जिया परिवार के भूमिगत शस्त्रागार के अस्तित्व के बारे में पता भी नहीं चल सकता है। और जबकि डोनफेंग यू के पास ये ज्ञान था, वह बहुत काया था और उसके पास ग्रेट ट्रांसेंडेंट तकनीक को समझने की क्षमता नहीं थी, इसलिए उसने इस विचार को त्याग दिया। इसका मतलब यह था कि बेस नंबर 84 के खंडहरों के नीचे एक खजाना अभी भी दबा हुआ था, बस उस पर दावा करने के लिए एक मजबूत व्यक्ति की प्रतीक्षा की जा रही थी। आधार संख्या 84। मुझे व्यक्तिगत रूप से जाने की जरूरत नहीं है। मैं पहले इसकी जांच के लिए अपनी छाया भेजूंगा। एक ऐसी जगह जो खतरनाक है। सू जियाओबाई लापरवाही से खुद को जोखिम में नहीं डालेगी। छाया के अस्तित्व के साथ, जो मौत से डरती नहीं थी और तोप के चारे के रूप में काम कर सकती थी, यह स्वाभाविक था कि उसे पहले मौजूदा खतरे के स्तर का आकलन करने दिया जाए। सिस्टम, छाया को इन निर्देशांकों पर भेजें। सू जियाओबाई ने तुरंत आधार संख्या 84 के निर्देशांक पढ़े। प्रेषण सफल। सिस्टम की अधिसूचना बजने के कुछ ही क्षण बाद छाया को मार दिया गया है। शीतलन अवधि में प्रवेश। यह इतनी जल्दी मर गया। सू जियाओबाई की भौहें सिकुड़ गईं। बेस नंबर 84 वास्तव में किसी भयानक शक्तिशाली जानवर द्वारा संरक्षित था। उसकी छाया, जो परम मार्शल कमांडरों को आसानी से कुचल सकती थी, आगमन पर तुरंत मार दी गई थी। इसका मतलब था कि कम से कम मार्शल कमांडर स्तर के खतरे थे, अगर मार्शल देवता या उससे भी मजबूत प्राणी नहीं थे। हमारी वर्तमान ताकत पर्याप्त नहीं है। मैं फिर से प्रयास करने से पहले तब तक इंतजार करूंगा जब तक मैं मजबूत नहीं हो जाता। छाया की उपयोगिता अधिकाधिक स्पष्ट होती जा रही थी। यदि इसे तुरंत मार दिया गया तो इसका मतलब है कि सत्ता में अंतर बहुत बड़ा था। सू जियाओबाई का खुद जाना आत्महत्या होगा। यदि यह थोड़ी देर के लिए प्रतिरोध करने में कामयाब रहा तो इसका मतलब है कि दुश्मन की ताकत तुलनीय थी, वह बिना किसी चिंता के जा सकता था। और यदि छाया न केवल जीवित रही बल्कि दुश्मनों को मारने में भी कामयाब रही, तो भूमिगत शस्त्रागार का स्वतंत्र रूप से पता लगाना और अनलॉक करना सुरक्षित होगा। डोनफेंग राव निश्चित रूप से जानता था कि मामलों को कैसे संभालना है। ग्रेट ट्रांसेंडेंट तकनीक के बारे में जानकारी के अलावा उन्होंने सू जियाओबाई को मुआवजे के रूप में अतिरिक्त 100 बिलियन देने में डोनफेंग परिवार का भी प्रतिनिधित्व किया। परिवार के सदस्यों के जीवन को बचाने के लिए सराहना का प्रतीक। स्वर्ग जीवन को संजोता है। यदि मैं हत्या से बच सकता हूं तो मैं करूंगा। ये केवल प्राकृतिक है। सू जियाओबाई ने नेक बातें की, लेकिन उनके कार्य ईमानदार थे। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के 100 बिलियन स्वीकार कर लिए। यदि डोनफेंग परिवार लापरवाही से 100 बिलियन निकाल सकता है, तो परिवार के मुखिया के रूप में डोनफेंग यू की स्थानिक रिंग में कम से कम उतना ही होना चाहिए, यदि अधिक नहीं। सू जियाओबाई ने डोनफेंग यू की स्थानिक अंगूठी निकाली। बस एक सामान्य नजर से उसकी आंखें तुरंत प्रकाश बल्ब की तरह चमक उठी। खजाना, खजाना, वे सभी खजाने हैं। ये डोनफेंग, आप काफी जमाखोर रहे होंगे, लेकिन मुझे कहना होगा था। शाबाश डोनफेंग, आप सिर्फ अमीर नहीं थे, वह बेहद अमीर था। दुर्लभ खजानों का पहाड़ ही सू जियाओबाई को मदहोश करने के लिए काफी था। कीमती सामग्रियों, आध्यात्मिक हथियारों, खेती की तकनीकों, गोलियों और बहुत कुछ के विशाल संचय का तो जिक्र ही नहीं किया गया। इन सब पर बस एक नजर डालने से सू जियाओबाई को पूरी तरह से तरोताजा महसूस हुआ। आखिरकार डोनफेंग यू एक परम मार्शल कमांडर था जिसने वर्षों तक एक प्रमुख अड्डे पर शासन किया था। यह उसके जीवन की समृद्धि की पराकाष्ठा थी। यह चौंका देने वाली बात से कम कैसे हो सकता है। लेकिन अब इन सभी लूटों का स्वामित्व बदल गया था। अब सब कुछ सू जियाओबाई का था। डोनफेंग यू के कुल स्पिरिट सिक्के 1.178.7 बिलियन। डोनफेंग राव से 100 बिलियन जोड़ने पर कुल 278.7 बिलियन बनता है। अध्याय 113, एक मानसिक गुरु बने। 278.7 बिलियन। ये सू जियाओबाई द्वारा प्राप्त अब तक की सबसे बड़ी धनराशि थी। इस पैसे से सू जियाओबाई के सभी सिस्टम फंक्शंस को बड़े पैमाने पर अपग्रेड मिल सकता है। सिस्टम, मैं वन क्लिक कल्टीवेशन स्पेस को अपग्रेड करना चाहता हूं। एक पल की झिझक के बिना सू जियाओबाई ने निर्णायक रूप से पहले वन क्लिक कल्टीवेशन को अपग्रेड करने का फैसला किया।
एक मानसिक गुरु सी बोयान की उपस्थिति ने उसे मानसिक शक्ति की लालसा से भर दिया था। यदि वह मार्शल आर्ट और मानसिक शक्ति में दोहरी साधना हासिल कर सकता है, तो इसका मतलब न केवल ताकत में आसमान छूती वृद्धि होगी, बल्कि स्थानिक ब्लेड से भी अधिक घातक तुरुप का पत्ता भी होगा। दूर से वस्तुओं को नियंत्रित करना, दूर से मारना, उंगली के एक झटके से सब कुछ नष्ट कर देना। यह एहसास बहुत अद्भुत था। 524.288 बिलियन की कटौती। वन क्लिक कल्टीवेशन स्पेस को लेवल 20 में अपग्रेड किया गया। स्पेस टाइम त्वरण 4194 304 गुना से बढ़कर तारांकन गुना हो गया। डिंग, वन क्लिक कल्टीवेशन स्पेस को लेवल 20 में अपग्रेड किया गया। एक अतिरिक्त नई सुविधा को अनलॉक किया गया, साइकिक कल्टीवेशन। मानसिक खेती मेजबान के मानसिक शक्ति प्रशिक्षण को बढ़ाता है, मानसिक स्तर को अनलॉक करता है। आशा के अनुसार सू जियाओबाई बहुत खुश थी। सिस्टम ने उसे धोखा नहीं दिया था। लेवल 20 वन क्लिक कल्टीवेशन स्पेस ने वास्तव में मानसिक शक्ति की खेती को खोल दिया। जैसे ही सिस्टम अधिसूचना सुनाई दी, सू जियाओबाई के स्टेटस पैनल में एक नई प्रविष्टि दिखाई दी, साइकिक ऑर्ब लेवल, रिफ्ट। मानसिक गोला। क्या ये वह विशाल सुनहरा गोला हो सकता है जिसे मैंने वांग यांग के समुद्र के ऊपर तैरते हुए देखा था जब मैं मार्शल जनरल की ओर बढ़ा था? सू जियाओबाई ने अपने पिछले अनुभव को याद किया। मार्शल जनरल स्तर पर पहुंचने पर कोई व्यक्ति मानसिक शक्ति को समझ सकता है, जो चेतना के सागर साइकिक ऑर्ब में सुनहरे क्षेत्र से उत्पन्न होती है। इसकी शक्ति भीतर की दरारों से रिसकर बाहर आ गई। जिनके पास मानसिक गुरु बनने की प्रतिभा है, वे देखेंगे कि जैसे ही वे मार्शल कमांडर स्तर पर पहुंचेंगे, उनका मानसिक गोला पूरी तरह से विस्फोटित हो जाएगा, जो उनकी चेतना के पूरे सागर में फैल जाएगा और उन्हें एक विशाल और उत्कृष्ट मानसिक शक्ति प्रदान करेगा। भौतिक पदार्थ को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त मजबूत। केवल इस आधार पर ही किसी को मानसिक गुरु बनने की क्षमता वाला माना जा सकता है। लेकिन उन लोगों के लिए जिनके पास प्रतिभा नहीं है, सू जियाओबाई की तरह मार्शल कमांडर तक पहुंचने के बाद भी उसके साइकिक ऑर्ब में विस्फोट के किसी भी संकेत के बिना केवल कुछ दरारें विकसित हुई थी। कक्षा के भीतर अपार मानसिक शक्ति सीलबंद रही, जिससे उसके लिए मानसिक गुरु बनना असंभव हो गया। मानसिक ऑर्ब को एक क्लिक खेती स्थान में एकीकृत करना। सिस्टम अधिसूचना सुनाई दी। वन क्लिक कल्टीवेशन स्पेस में सू जियाओबाई की एक छाया क्रॉस लेग करके बैठी थी। आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से उसके मेरिडियन के माध्यम से घूम रही थी। इसी समय उसके सिर के ऊपर एक सुनहरा गोला दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर पता चला कि सुनहरा गोला दरारों से ढका हुआ था और ये दरारें समय के साथ स्पष्ट दर से बढ़ती जा रही थी। यदि मेरी मानसिक कक्षा का स्तर रिफ्ट है, रिफ्ट के बाद क्या आता है, सू जियाओबाई को कोई पता नहीं था। तभी बूम, सू जियाओबाई की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। उसका दिमाग अचानक उथल पुथल में बदल गया। उसकी चेतना के सागर के अंदर सुनहरा गोला अचानक फट गया। एक अतुलनीय चकाचौंध रोशनी फूट पड़ी, जिसने चेतना के पूरे सागर को चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी में रोशन कर दिया। जैसे ही रोशनी कम हुई, सू जियाओबाई ये जानकर दंग रह गई कि उसकी चेतना का पूरा सागर गहरे गहरे सुनहरे रंग में बदल गया था। गहरे सुनहरे वांग यांग पर खड़े होकर उसे सुदूर समुद्र के पानी को ऊपर उठाने के लिए केवल एक ही विचार की आवश्यकता थी। एक विचार से पानी को किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। एक विचार से पूरे महासागर को उल्टा किया जा सकता है। तो ये वास्तविकता को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त मजबूत मानसिक शक्ति है। सू जियाओबाई का दिमाग वास्तविकता में वापस आ गया। उन्होंने अपने वर्तमान मानसिक ऑर्ब स्तर पर नजर डाली। मानसिक गोला स्तर वांग यांग। तो रिफ्ट से परे का स्तर वांग यांग था। फिर वांग यांग से परे क्या था? सू जियाओबाई साइकिक मास्टर्स की रैंकिंग प्रणाली को समझने के लिए उत्सुक थी। दुर्भाग्य से वहां बहुत कम मानसिक गुरु थे। एकमात्र जिसका उसने सामना किया था वह पहले ही मानव बारबेक्यू में बदल चुका था। आइए इसे आजमाएं। सू जियाओबाई ने मेज पर रखे सेब को देखा। एक विचार के साथ सेब को एक अदृश्य शक्ति ने खींच लिया और तेजी से उड़ते हुए उसके हाथ में आ गया। यह मानसिक शक्ति अविश्वसनीय है। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठी। एक और विचार तुरंत दूर से एक चाय का कप सू जियाओबाई की ओर तैरने लगा। एक साधारण हाथ के इशारे से चाय का प्याला अचानक फट गया, 5 तैरते हुए टुकड़ों में विभाजित हो गया। जाना, उसकी उंगली के एक झटके से सिरेमिक टुकड़ों में से एक गोली की तरह निकल गया, ठोस कंक्रीट की दीवार को छेदता हुआ पीछे एक साफ छेद छोड़ गया। इतना शक्तिशाली, और यह सिर्फ एक साधारण सिरेमिक चाय का प्याला है। यदि इसके बजाय यह एक आध्यात्मिक हथियार होता तो क्या होता? इतनी गति से यह संभवतः एक पल में एक मार्शल कमांडर को भी भेज सकता है। यह सोचते हुए सू जियाओबाई ने तुरंत मूर्तिकला चंद्रमा अज्योर ड्रैगन को बाहर निकाला। अपनी पकड़ ढीली करते हुए स्कल्प्टेड मून एजियो ड्रैगन हवा में तैरने लगा। जाना, उसकी उंगलियों के झटके से हथियार हवा में छाया की तरह फैल गया, फिर पिछवाड़े की घास पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे एक गहरा गड्ढा बन गया। जब गति पर्याप्त तेज होती तो यह एक अभूतपूर्व प्रभाव उत्पन्न कर सकती थी। एक हवाई तोप की तरह विनाशकारी शक्ति बहुत अधिक होगी। धिक्कार है, यह सब उस एसएसए स्तर के जानवर के कारण है। अगर उसने सी बोयान को नहीं मारा होता तो मुझे कम से कम एक साइकिक मास्टर प्रशिक्षण मैनुअल मिल जाता। सू जियाओबाई ने हताशा में अपने दांत पीस लिए।
जब से उसका मानसिक गोला सफलतापूर्वक विस्फोटित हुआ और वांग यांग स्तर पर पहुंच गया, तब से वह आधिकारिक तौर पर एक मानसिक गुरु बन गया था। फिर भी वास्तविकता को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त मजबूत मानसिक शक्ति होने के बावजूद उसके पास इसे आगे प्रशिक्षित करने के लिए संबंधित साधना तकनीक का अभाव था। यदि उसके पास उचित प्रशिक्षण पद्धति होती तो उसके मानसिक हमले पूरी तरह से नए स्तर तक पहुंच सकते थे। रुको, क्या वन क्लिक फोर्जिंग में साइकिक शील्ड नामक कोई श्रेणी नहीं थी? सू जियाओबाई के मन में एक विचार आया। वन क्लिक फोर्जिंग में श्रेणियों की विशाल विविधता थी। चूंकि उनका ध्यान उन आध्यात्मिक हथियारों को तैयार करने पर था जिनकी उन्हें जरूरत थी, साथ ही जिनकी अत्यधिक मांग थी, उन्होंने कुछ विशिष्ट विकल्पों को नजरअंदाज कर दिया था। साइकिक शील्ड्स उनमें से एक थी। सू जियाओबाई ने तुरंत वन क्लिक फोर्जिंग स्पेस खोला और साइकिक शील्ड श्रेणी पाए। आध्यात्मिक हथियारों की तरह मानसिक ढालों को बुनियादी, मध्यवर्ती, उन्नत और शीर्ष स्तरीय स्तरों में विभाजित किया गया था। एक त्वरित नजर ने उसे बताया कि स्तर जितना ऊंचा होगा, आवश्यक सामग्री उतनी ही दुर्लभ होगी। इसके अलावा साइकिक शील्ड्स के लिए सामग्री सामान्य से पूरी तरह से अलग थी, जिसमें ज्यादातर मानसिक ऊर्जा से युक्त धातु खनिज शामिल थे। सौभाग्य से उसकी स्थानिक अंगूठी में पर्याप्त खजाना था, बस एक बुनियादी मानसिक ढाल बनाने के लिए पर्याप्त। सू जियाओबाई ने तुरंत बेसिक साइकिक शील्ड विकल्प चुना। स्कैनिंग सामग्री रखना। प्लेसमेंट सफल। फोर्जिंग प्रगति पर है। 5 मिनट बाद फोर्जिंग पूरी। डिंग, बधाई हो मेजबान, बेसिक साइकिक शील्ड सफलतापूर्वक तैयार की गई। स्वर की दहाड़ को परिभाषित करना। अध्याय 114। पश्चिम की ओर हजारों मील शुरुआती स्तर पर पहुंच गया है। स्वर की दहाड़ को नकारना, ये नाम बहुत दबंग लगता है। फोर्जिंग भट्ठी के भीतर से एक ढाल ने आकार लिया, पूरी तरह से रोम्बस के आकार का। इसकी सतह ठंडी धात्विक चमक के साथ मैट काली थी, जो एक साथ जड़े हुए कई हीरे के आकार के टुकड़ों से बनी थी। यह चुपचाप बाहर की ओर तैरता रहा। अपनी कलाई के एक झटके से सू जियाओबाई ने डिफाइंग हेवंस रोआ को अपने हाथ में पकड़ लिया। इसकी अद्भुत आभा, चिकनी बनावट और हर पॉलिश विवरण पूर्णता को दर्शाता है। एक विचार के साथ सू जियाओबाई ने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके मानसिक ढाल से जुड़ने का प्रयास किया। जैसे ही उसने इसे छुआ, उसका दिमाग तुरंत अंदर चला गया, पूरी तरह से मानसिक ढाल को कवर कर लिया। वह छोटी से छोटी बात को भी पूर्ण स्पष्टता के साथ समझ सकता था। ये सीम, तो यह इस तरह काम करता है। संपूर्ण मानसिक ढाल 108 समान हीरे के आकार के टुकड़ों से बनी है, जिसका अर्थ है कि जब तक मेरी मानसिक शक्ति पर्याप्त मजबूत है, मैं इसे तुरंत 108 अलग अलग टुकड़ों में विभाजित कर सकता हूं और इच्छानुसार उन्हें नियंत्रित कर सकता हूं। सू जियाओबाई ने धीरे से अपनी उंगली हिलाई। मानसिक ढाल तुरंत अलग हो गई और हवा में मंडराने वाले बिल्कुल 108 समान हीरे के आकार के टुकड़ों में बदल गई। सू जियाओबाई के नियंत्रण में वे मछली के झुंड की तरह उसके चारों ओर घूमते थे, घूमते घूमते। प्रत्येक टुकड़ा जीवित प्रतीत होता था। हालांकि करीब से देखने पर पता चला कि प्रत्येक टुकड़े के 4 किनारे बहुत तेज थे, इतने तेज कि एक ही झटके में मार्शल कमांडर स्तर के विशेषज्ञ के गले को काट दिया जा सकता था। और यदि इन टुकड़ों को एक मानसिक गुरु की मानसिक शक्ति के साथ साथ गति की भेदक शक्ति के साथ और अधिक मजबूत किया जाए, तो उनकी मारक क्षमता 10 गुना बढ़ सकती है। फिर भी सू जियाओबाई को भी एक कठिनाई का एहसास हुआ। अभ्यास के लिए 108 टुकड़ों को नियंत्रित करना ठीक है, लेकिन अगर मैं वास्तव में सभी 108 टुकड़ों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता हूं, एक साथ कई कोनों से हमला करना चाहता हूं, मानसिक शक्ति नियंत्रण के मेरे वर्तमान स्तर के साथ यह पूरी तरह से असंभव है। सू जियाओबाई को अपनी मानसिक शक्ति की सीमाओं का सामना करना पड़ा था। यह प्रसिद्ध एम्बीडेक्स्ट्रस कॉम्बैट तकनीक की तरह थी। एक ही समय में दोनों हाथों से 2 अलग अलग शब्द लिखने की कोशिश करना बेहद कठिन था। यदि आप एक तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं तो दूसरा अनिवार्य रूप से रुक जाएगा। निस्संदेह सू जियाओबाई जैसे मानसिक गुरु के लिए केवल दोहरे कार्य करना आसान था, लेकिन एक साथ 108 चीजों को नियंत्रित करना, वह असली चुनौती थी। अभी मैं अधिकतम 8 टुकड़ों तक ही लचीलेपन से नियंत्रण कर सकता हूं। दूसरे शब्दों में, सू जियाओबाई की वर्तमान ऊपरी सीमा एक साथ 8 नियंत्रण थी। यदि उसने एक और टुकड़े को भी नियंत्रित करने की कोशिश की तो उसकी युद्ध प्रभावशीलता में भारी गिरावट आएगी। आखिरकार वह हाल ही में एक मानसिक गुरु बनने के लिए आगे बढ़ा था। वह शुरू से ही इतना सटीक और शक्तिशाली नियंत्रण कैसे हासिल कर सका? स्वतः साधना में अधिक समय व्यतीत करने, कुछ और क्षेत्रों को तोड़ने या कुछ और मानसिक शक्ति तकनीकों को प्राप्त करने के साथ। तब तक 108 टुकड़ों को नियंत्रित करना आसान हो जाएगा और यहां तक कि 1008 भी कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अभी के लिए मुझे अपनी बहुकार्य क्षमता को उस हद तक परिष्कृत करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक मैं एक टुकड़े को सटीक रूप से नियंत्रित कर सकता हूं, यह पर्याप्त है। सू जियाओबाई की आंखें चमक उठी। एक मानसिक गुरु उसका छिपा हुआ तुरूप का पत्ता था, एक गुप्त हथियार जिसका खुलासा केवल महत्वपूर्ण क्षण में किया जाना था। और उस क्षण एक पूरी तरह से नियंत्रित टुकड़ा दुश्मन को तुरंत मारने के लिए पर्याप्त था। यह मानसिक और मार्शल आर्ट में दोहरी साधना की भयानक शक्ति थी। जब प्रतिद्वंद्वी को लगा कि वे जीत गए हैं, तो अचानक उनका गला काट दिया जाएगा। जब तक उन्हें एहसास होगा कि क्या हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।
अब जब मेरी मानसिक महारत स्थापित हो गई है और मेरा वन क्लिक कल्टीवेशन स्पेस लेवल 20 पर पहुंच गया है, तो इसे आगे बढ़ाने की कोई वास्तविक आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरा वन क्लिक प्रैक्टिस फंक्शन लेवल 19 पर है और लेवल 20 पर पहुंचने के बाद मैं 5वें प्रशिक्षण स्लॉट को अनलॉक कर सकता हूं। सिस्टम वन क्लिक ट्रेनिंग स्पेस को अपग्रेड करें। सू जियाओबाई ने तुरंत आदेश दिया। 104.8576 बिलियन स्पिरिट सिक्के घटाकर वन क्लिक प्रैक्टिस स्पेस को लेवल 20 में अपग्रेड किया गया। समय त्वरण 524,288x से बढ़कर 1,048,576x हो गया। डिंग वन क्लिक प्रैक्टिस स्पेस को लेवल 20 में अपग्रेड किया गया। एक नया फंक्शन अनलॉक किया गया है, 5-4 ट्रेनिंग। 5-4 ट्रेनिंग एक अतिरिक्त प्रशिक्षण स्लॉट को अनलॉक करता है, जिससे 5 तकनीकों के एक साथ प्रशिक्षण की अनुमति मिलती है। यह सुनकर कि अभी 100 बिलियन से अधिक की कटौती की गई है, सू जियाओबाई दर्द महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। स्तर जितना ऊंचा होगा, लागत उतनी ही अधिक बेतुकी होगी। लापरवाही से सैकड़ों अरबों स्पिरिट सिक्के खर्च करना यह एक ऐसी राशि थी जिसे जमा करने के लिए एक मार्शल कमांडर को भी वर्षों की आवश्यकता होगी। लेकिन मजबूत होने के लिए मात्र 100 अरब कुछ भी नहीं था। इसके अलावा यह उसका अपना पैसा भी नहीं था। बस इधर उधर कुछ दुश्मनों को मार डाला और धन अनायास ही आने लगा। उसकी आय व्यावहारिक रूप से आसमान से बरसने वाले धन की तरह थी। मैंने अभी कुल मिलाकर 1.5 ट्रिलियन खर्च किए हैं। जो कुछ मेरे पास बचा है उसे जोड़ने के बाद मैं मुश्किल से 1.3 ट्रिलियन इकट्ठा कर सकता हूं। आइए ऑटो हंटिंग को 2 स्तरों पर अपग्रेड करें, वन क्लिक कीमिया को लेवल 10 पर और ऑटो माइनिंग को लेवल 5 पर। इतना सब कुछ होने के बाद मेरी धनराशि लगभग खत्म हो जाएगी। सू जियाओबाई ने पहले ही प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक सिस्टम फंक्शन की लागत की गणना कर ली थी और तुरंत अपग्रेड कमांड जारी कर दिए थे। 23.6196 बिलियन की कटौती करते हुए ऑटो हंटिंग को लेवल 11 पर अपग्रेड किया गया। शैडो क्लोन बढ़कर 11 हो गए। 70.8588 बिलियन घटाकर ऑटो हंटिंग को लेवल 12 में अपग्रेड किया गया। शैडो क्लोन बढ़कर 12 हो गए। 1.7496 बिलियन घटाकर वन क्लिक अल्कमी को लेवल 8 में अपग्रेड किया गया। अधिकतम पिल ग्रेड को बढ़ाकर लोअर किंग ग्रेड कर दिया गया। 5.2488 बिलियन घटाकर वन क्लिक अल्कमी को लेवल 9 में अपग्रेड किया गया। अधिकतम पिल ग्रेड को बढ़ाकर मिडिल किंग ग्रेड कर दिया गया। 15.7464 बिलियन घटाकर वन क्लिक अल्कमी को लेवल 10 में अपग्रेड किया गया। अधिकतम पिल ग्रेड को बढ़ाकर अपर किंग ग्रेड कर दिया गया। डिंग वन क्लिक कीमिया को लेवल 10 में अपग्रेड किया गया। एक नया फंक्शन अनलॉक किया गया है, गुणा 2 सफल गोली शोधन पर आउटपुट 2 गुना हो जाएगा। सू जियाओबाई के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस गुणन प्रभाव से उसकी कीमिया उपज अब 4 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब है आगे बढ़ते हुए गोलियों की एक भट्टी 4 के बराबर होगी और हर एक उत्तम गुणवत्ता की होगी। मुनाफा, इसके बारे में सोचने मात्र से ही आनंद आ रहा था। 4 बिलियन की कटौती करते हुए ऑटो माइनिंग को लेवल 5 पर अपग्रेड किया गया। माइनिंग ग्रिमलिन्स की संख्या बढ़कर 5 हो गई। डिंग ऑटो माइनिंग को लेवल 5 में अपग्रेड किया गया। एक नया फंक्शन अनलॉक किया गया है, रैपिड माइनिंग। रैपिड माइनिंग ग्रिमलिन खनन की दक्षता 2 गुनी हो जाती है। इतना खराब भी नहीं। रैपिड माइनिंग के साथ सू जियाओबाई की धातु अयस्क आय 2 गुनी हो जाएगी और दुर्लभ खनिज नसों की खोज की संभावना भी 2 गुनी हो जाएगी। एक और बड़े पैमाने पर राजस्व में वृद्धि। अब जब मैंने सब कुछ इस स्तर तक उन्नत कर लिया है, तो अब दूसरी दुनिया की यात्रा करने का समय आ गया है। सू जियाओबाई ने दूर तक देखा। दूसरी दुनिया उसके स्थान से केवल कुछ दर्जन किलोमीटर दूर थी, एक जगह जो अकल्पनीय खतरों और भयानक प्राणियों से भरी थी, लेकिन असीमित अवसरों से भी भरी थी। बेस 15 पर आने का उनका उद्देश्य वास्तव में दूसरी दुनिया का पता लगाना था। बेशक वह वहां बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। जब तक वह वास्तव में एक मार्शल किंग नहीं बन जाता, वह बहुत गहराई तक उद्यम नहीं करेगा। अन्यथा कौन जानता था कि कौन सी घातक धमकियां आने वाली है। केवल इसे सुरक्षित खेलकर ही वह मजबूत रह सकता है और आगे बढ़ सकता है। जैसे ही सू जियाओबाई के विचार घूमने लगे, डिंग 1000 माइल्स टू द वेस्ट शुरुआती स्तर पर पहुंच गया है। अध्याय 115 एक लड़ाकू भगवान की गति के करीब। ये हो चुका है। इस अद्भुत अधिसूचना ध्वनि को सुनकर सू जियाओबाई की आंखें तुरंत चमक उठी। वह पहले से ही 1 दर्जन से अधिक लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीकों का अभ्यास कर चुका था, लेकिन उसने कभी भी एक भी ग्रेट ट्रांसेंडेंट तकनीक का अभ्यास नहीं किया था। पश्चिम की ओर यह हजारों मील महान ट्रांसेंडेंट तकनीकों की दुनिया में उनका पहला सच्चा कदम था। बूम! लगभग उसी क्षण जब सिस्टम अधिसूचना बजी, सूचना की एक विशाल, जटिल और अविश्वसनीय रूप से गहन धारा सू जियाओबाई के दिमाग में उमड़ पड़ी। इस जानकारी के भीतर सू जियाओबाई ने अभूतपूर्व गहरी अंतर्दृष्टि और सिद्धांत देखे। यही वह क्षण था जब अंततः उसे समझ में आया कि ग्रेट ट्रांसेंडेंट तकनीक वास्तव में क्या थी। यदि लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीक विशाल महासागर में बहती एक छोटी नाव की तरह थी, तो ग्रेट ट्रांसेंडेंट तकनीक उसी पानी में तैरते हुए एक विशाल युद्धपोत की तरह थी। जबकि अंतर केवल आकार में प्रतीत होता था, दोनों के बीच मूलभूत असमानता स्वर्ग और पृथ्वी जितनी विशाल थी।
ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सू जियाओबाई ने चाहे कितनी भी लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीकें विकसित की हों, उनके लाभों की तुलना कभी भी एक महान ट्रांसेंडेंट तकनीक से नहीं की जा सकती। पश्चिम में हजारों मील, तो यही है, तो इसका यही मतलब है। एक कदम 100 मील, एक कदम 1000 मील, एक कदम 10,000 मील। ये बहुत रहस्यमय है। पूर्ववर्तियों का ज्ञान वास्तव में अद्वितीय है। सू जियाओबाई प्रशंसा के स्वर से अपने आप को नहीं रोक सकी। एक महान ट्रांसेंडेंट तकनीक ने उसके लिए एक पूरी तरह से नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया था। उस दरवाजे के पीछे के विशाल ज्ञान ने उसे पूरी तरह से मदहोश कर दिया था। आखिरकार उसे समझ आ गया कि क्यों केवल एक मार्शल ईश्वर स्तर का योद्धा ही एक महान ट्रांसेंडेंट तकनीक को समझ सकता है और विकसित कर सकता है, और क्यों एक मार्शल कमांडर स्तर का योद्धा इसे पढ़ भी नहीं पाएगा। इसे समझना तो दूर की बात है, इसमें शामिल जानकारी की विशाल मात्रा कुछ ऐसी थी जिसे एक मार्शल कमांडर आसानी से समझ नहीं सका। मार्शल गॉड स्तर तक पहुंचने के बाद ही कोई उन शब्दों के पीछे छिपे अर्थों को सही मायने में समझ सकता है। यह एक प्राथमिक विद्यालय के छात्र को विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए कहने जैसा था। भले ही वे प्रत्येक चरित्र को पहचान ले, फिर भी सामग्री को समझने की कोशिश करते समय वे पूरी तरह से भ्रमित हो जाएंगे। एक क्षण बाद सू जियाओबाई वास्तविकता में लौट आए। उसने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में बैंगनी रोशनी का एक निशान टिमटिमा रहा था। महान ट्रांसेंडेंट तकनीक के लाभ बहुत अधिक है। इसने मेरे क्षितिज को पूरी तरह से विस्तृत कर दिया है। मुझे आश्चर्य है कि मेरे विशेषता पैनल में कितना सुधार हुआ है। सू जियाओबाई ने तुरंत अपनी वर्तमान स्थिति की जांच की। मानव सू जियाओबाई, क्षेत्र स्तर साधारण मार्शल कमांडर, ताकत का स्तर अल्टीमेट मार्शल कमांडर, सहन शक्ति स्तर डेमी गॉड मार्शल कमांडर, चपलता स्तर डेमी गॉड मार्शल कमांडर, साधना योग्यता उन्नत, निपुण तकनीकें अचल राजा सूत्र मध्यवर्ती एकीकृत कानून कोडेक्स मध्यवर्ती 10 निरपेक्ष स्वर्गीय शरीर मध्यवर्ती जलती हुई स्वर्ग लौ शुरुआती चेजिंग सन ब्लेड मध्यवर्ती ग्रेट सन ब्लेड मध्यवर्ती स्वर्गीय तंत्र चरण मध्यवर्ती स्वर्ग भेदी रिकॉर्ड मध्यवर्ती स्टार शैटरिंग पर्पल शून्य वर्चस्व कला मध्यवर्ती एजियो ड्रैगन ब्रेक इंटरमीडिएट सिल्क वाइंडिंग स्लैश इंटरमीडिएट विंड थंडर फोर्स इंटरमीडिएट बेलफुल एनर्जी ब्लेड इंटरमीडिएट गॉड चेन डांस इंटरमीडिएट 1000 माइल्स टू द वेस्ट शुरुआती अनलॉक सिस्टम फंक्शंस, एक क्लिक खेती स्तर 20, एक क्लिक अभ्यास स्तर 20, एक क्लिक ऑटो हंटिंग स्तर 12, एक क्लिक कीमिया स्तर 10, एक क्लिक संग्रह स्तर 7, एक क्लिक फोर्जिंग स्तर 7, एक क्लिक खनन स्तर 5। जैसा कि अपेक्षित था, अपने विशेषता पैनल पर नजर डालने के बाद सू जियाओबाई की आंखें उत्साह से भर गईं। वह अच्छी तरह से जानता था कि जैसे जैसे कोई आगे बढ़ता है, एक मार्शल कमांडर के रूप में आगे बढ़ना कठिन होता जाता है। गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए कई लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीकों को जमा करने के प्रभाव भी उसके बढ़ते दायरे के साथ धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे थे। यदि सू जियाओबाई उच्च स्तरीय दुश्मनों को चुनौती देना जारी रखना चाहती थी, तो उसे ग्रेट ट्रांसेंडेंट तकनीकों द्वारा लाए गए लाभों पर निर्भर रहना होगा। और हकीकत ने उनकी उम्मीदों को सही साबित कर दिया। जैसे ही हजारों मील पश्चिम की ओर सफलतापूर्वक खेती की गई, सू जियाओबाई की चपलता का स्तर तुरंत डेमीगॉड तक बढ़ गया। लेकिन जिस बात ने उन्हें और भी आश्चर्यचकित कर दिया वह ये थी कि न केवल उनकी चपलता बढ़ गई थी, बल्कि उनका सहनशक्ति स्तर भी डेमीगॉड तक बढ़ गया था। अब मैं कितनी तेज हूं। सू जियाओबाई की आकृति वहां से गायब हो गई जहां वह खड़ी थी। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह पहले से ही आकाश में 100 मीटर की ऊंचाई पर था। एक विशेष दिशा में अपनी दृष्टि स्थिर करते हुए उसका शरीर प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और तुरंत हवा में बिखर गया। आसपास के दृश्य धुंधले होकर रेखाओं में बदल गए। हवा तीव्र वेग से चीख उठी। इतनी तेजी, सू जियाओबाई के शिष्य अनुबंधित हो गए, यहां तक कि वह स्वयं भी उस तीव्र वेग से आश्चर्यचकित था जो वह पहुंच गया था। पश्चिम में हजारों मील की दूरी तय करने से पहले उसकी गति सुपरसोनिक स्तर के आसपास थी, लेकिन अब वह ध्वनि की गति से लगभग 10 गुना अधिक गति से आगे बढ़ रहा था। हाँ, पश्चिम की ओर 1000 मील की दूरी ने सू जियाओबाई की गति को लगभग 10 गुना बढ़ा दिया था। नहीं, यह निश्चित रूप से वह गति नहीं है जो एक डेमीगॉड मार्शल कमांडर के पास होनी चाहिए। मेरी गति की गति पहले से ही एक मार्शल भगवान से केवल एक कदम दूर है। सू जियाओबाई की आंखें तेजी से चमक उठी। वास्तव में सिस्टम का विशेषता पैनल किसी स्तर के प्रारंभिक, मध्य और अंतिम चरणों के बीच अंतर नहीं करता था। इसलिए कभी कभी भले ही उसकी क्षमताओं में सुधार हुआ हो, पैनल इसे तुरंत प्रतिबिंबित नहीं करता था। और सू जियाओबाई की चपलता के स्तर में अभी एक बड़ी छलांग लगी थी, अल्टीमेट मार्शल कमांडर के अंतिम चरण से सीधे डेमीगॉड मार्शल कमांडर के अंतिम चरण तक। यह पहले जैसा कोई मामूली अपग्रेड नहीं था। ग्रेट ट्रांसेंडेंट तकनीक द्वारा लाया गया परिवर्तन एक मौलिक बदलाव था, लगभग एक मार्शल गॉड के स्तर पर। कोई अतिशयोक्ति नहीं। यदि सू जियाओबाई अभी एक और चपलता आधारित ग्रेट ट्रांसेंडेंट तकनीक को सफलतापूर्वक विकसित कर लेती है, तो उसकी चपलता का स्तर तुरंत डेमीगॉड को तोड़ देगा और सच्चे मार्शल गॉड स्तर तक पहुंच जाएगा। महान ट्रांसेंडेंट तकनीक सचमुच भयानक। इससे यह भी पता चलता है कि क्यों मार्शल गॉड्स अपनी तकनीकों के बारे में बेहद गुप्त रहते हैं और उन्हें लीक होने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, क्योंकि इन तकनीकों द्वारा दिए गए लाभ बहुत अधिक थे।
वह पश्चिम में हजारों मील। उस समय जैसे ही सू जियाओबाई बेस 15 की उत्तरी दीवार के पास से गुजरी, उसने अनजाने में नीचे वालों का ध्यान आकर्षित कर लिया। वो होंगे उत्तरी दीवार के ऊपर खड़े होकर नए बेस गवर्नर सी बोयान के लिए एक अस्थायी प्रतिस्थापन के साथ बेस 88 और बेस 15 के बीच व्यापार मार्गों पर चर्चा कर रहे थे। सू जियाओबाई की अचानक उपस्थिति ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। नए बेस गवर्नर और उनके पीछे परिषद के सदस्यों ने सू जियाओबाई की जबरदस्त उपस्थिति को महसूस करते हुए सहज रूप से अपना सम्मान व्यक्त किया। आखिरकार उन्होंने प्रत्यक्ष देखा था कि कैसे उसने सहजता से एक ऐसे श्रेणी के जानवर का वध किया था। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, डोनफेंग्यू भी सू जियाओबाई के हाथों नष्ट हो गया था। स्वाभाविक रूप से उनके प्रति उनका सम्मान और भय असीमित था। हालांकि जब वू होंगे ने सू जियाओबाई को आकाश में लकीर खींचते हुए देखा तो उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसका शरीर जोर से कांपने लगा। उसके चेहरे पर घोर अविश्वास की झलक दिखाई दी। वह पश्चिम में हजारों मील। अध्याय 116 सबसे मजबूत मानवता। आधार नंबर 1। वू परिवार के एक सदस्य के रूप में वह संभवतः वू परिवार के गौरव और प्रसिद्ध तकनीक 1000 माइल्स टू द वेस्ट तकनीक को कैसे नहीं पहचान सकते। पुराने समय में वू परिवार के मार्शल गॉड पूर्वज ने व्यापक प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए इसी तकनीक पर भरोसा किया था और यहां तक कि मानवता की मार्शल गॉड अर्थ रैंकिंग में एक स्थान सुरक्षित करने में भी कामयाब रहे और 83वें स्थान तक पहुंच गए। जब 1000 माइल्स टू द वेस्ट तकनीक सक्रिय होती है तो इसकी सबसे विशिष्ट विशेषता उपयोगकर्ता के चारों ओर एक हल्की बैंगनी आभा होती है। वो होंगे ने एक बार पूर्वज को मजाक में इस बैंगनी आभा का वर्णन करते हुए सुना था, ये कहते हुए कि यह पूर्व से बैंगनी क्यूई 10,000 मील में लुप्त हो रही है का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी अब वह अपने पूर्वज के अलावा किसी और के हाथों में हजारों मील से पश्चिम तकनीक की छाया देख रहा था। वही अचूक बैंगनी आभा प्रकट हो गई थी और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका उपयोग करने वाला व्यक्ति महज एक साधारण मार्शल कमांडर था। हजारों मील पश्चिम तक तकनीक लीक हो गई है, इसकी तुरंत सूचना दी जानी चाहिए। वो होंगे ने तुरंत निर्णय लिया। हजारों मील पश्चिम तकनीक वो परिवार की सबसे गुप्त ग्रेट ट्रांसेंडेंट साधना पद्धति थी जिसे वो परिवार के पूर्वज ने अकल्पनीय कठिनाई के माध्यम से प्राप्त किया था। यदि इसे स्वतंत्र रूप से फैलाना था तो पूर्वज की स्थिति कैसे बरकरार रह सकती थी। अभी केवल एक बाहरी व्यक्ति ने इसे सीखा था, लेकिन क्या होगा यदि भविष्य में 2, 3, 4 या इससे भी अधिक हो। एक दिन वो परिवार के पूर्वज को उसी तकनीक के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है जिसे हासिल करने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी। भगवान गवर्नर, मैं बेस 88 और बेस 18 के बीच व्यापार मार्ग के संबंध में पहले ही एक निष्कर्ष पर पहुंच चुका हूं। मैं तुरंत प्रस्थान करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि यह मामला सुलझ जाए। वो होंगे ने लापरवाही से इसे एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया और जल्दी से उत्तरी दीवार छोड़ दी। जाने से पहले उसने सू जियाओबाई पर नजर डाली जो पहले ही आकाश में उड़ चुकी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। सू जियाओबाई की ताकत के साथ वो परिवार उसके साथ गठबंधन बना सकता था और दोस्ती स्थापित कर सकता था, लेकिन सू जियाओबाई ने वास्तव में हजारों मील से पश्चिम तक की तकनीक अपनाई थी। यह कुछ ऐसा था जिसे वो परिवार कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इस प्रकार सू जियाओबाई का केवल एक ही भाग्य इंतजार कर रहा था, मौत। उसी दिन वू होंगे ने बेस 15 छोड़ दिया और पूरी गति से बेस 88 की ओर दौड़ पड़ा। डिंग, छाया को मार दिया गया है जो शीतलता में प्रवेश कर रही है। सिस्टम अधिसूचना सू जियाओबाई के दिमाग में गूंजी जिससे उनकी भौहें तन गईं। मेरी ताकत काफी बढ़ गई है। मेरी सहन शक्ति और चपलता दोनों उपदिव्य स्तर तक पहुंच गई हैं, फिर भी मेरी छाया अभी भी तुरंत मारी गई थी। ऐसा लगता है कि बेस 84 पर जो कुछ भी छिपा है वह कम से कम एक मार्शल गॉड स्तरीय जानवर होना चाहिए। अब जब उसकी शक्ति बढ़ गई थी, सू जियाओबाई ने फिर से अपनी छाया भेजने का प्रयास किया। आखिरकार यह एक महान उत्कृष्ट साधना तकनीक प्राप्त करने के बारे में था, वह कैसे लापरवाह हो सकता था। हालांकि छाया को भेजने के कुछ ही समय बाद उसे एक बार फिर मार दिया गया। इससे पुष्टि हुई कि बेस 84 पर खतरा बिल्कुल मार्शल गॉड स्तर या उससे आगे था। कोई आश्चर्य नहीं कि बेस 84 को नष्ट कर दिया गया था। मुझे पहले दूसरी दुनिया की ओर जाना चाहिए। यहां तक कि कमांडर टैंग जैसा व्यक्ति भी वहां से जीवित लौटने में कामयाब रहा। निश्चित रूप से मैं उतना बदकिस्मत नहीं होऊंगा, है ना? अगर मैं दूसरी दुनिया से पर्याप्त संसाधन इकट्ठा कर लूं, पर्याप्त धन जमा कर लूं और अपने सिस्टम के कार्यों को कुछ और बार अपग्रेड कर दूं, शायद कुछ नए धोखे भी खोल दूं, तो मैं अंततः बेस 84 का पता लगाने में सक्षम हो जाऊंगा। और सिर्फ बेस 84 ही नहीं, यहां तक कि अल्टीमेट बेस में भी मैं प्रवेश के लिए योग्य हो जाऊंगा। सू जियाओबाई की आंखें चमक उठी। उन्होंने एक बार बेस 18 के गवर्नर जियो लोंग्यू के साथ बेस पर चर्चा की थी। आधारों का वर्गीकरण किया गया। बेस 18 सबसे कमजोर में से एक था, बस एक सामान्य छोटा बेस। दूसरी ओर बेस 15 एक बड़ा बेस था जो 10,008 मानव ठिकानों के बीच निचले मध्यम स्तर पर था। कुछ मजबूत बड़े ठिकानों में मार्शल देवता भी तैनात थे। बड़े बेसों के ऊपर सुपर बेस थे। दुनिया भर में बहुत सारे सुपर बेस थे, जिनमें से सबसे कमजोर बेस की रक्षा कुलीन मार्शल देवताओं द्वारा की जाती थी।
थोड़े से मजबूत लोगों को चरम मार्शल देवताओं द्वारा संरक्षित किया गया था। केवल मुट्ठी भर लोगों की देखरेख ट्रांसेंडेंट मार्शल गॉड्स द्वारा की जाती थी, जिन्हें अर्ध मार्शल राजाओं के रूप में भी जाना जाता था। लेकिन सुपर बेस भी सबसे मजबूत नहीं थे। मानवता की शक्ति का असली मूल और दूसरी दुनिया के खिलाफ सबसे बड़ा गढ़ अंतिम आधार था आधार एक मानवता का सबसे पहला स्थापित आधार था और इसका विशाल क्षेत्र संदेह से परे था। वहां से असंख्य योद्धा देवता निकले थे। अफवाह यह थी कि इसकी कुल ताकत दुनिया के अन्य सभी ठिकानों से अधिक थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बेस एक मार्शल किंग स्तरीय मानव द्वारा संरक्षित एकमात्र स्थान था, दूसरी दुनिया के खिलाफ मानवता की अंतिम सीमा रेखा, फिर भी यह दुनिया का सबसे सुरक्षित आश्रय स्थल भी था। स्वाभाविक रूप से प्रवेश पाना और बेस एक के निवासी के रूप में पहचाना जाना लगभग असंभव था। सू जियाओबाई बेस 15 में हमेशा के लिए नहीं रह सकती थी। उसका लक्ष्य बेस एक तक अपना रास्ता बनाना था। केवल वह इस दुनिया के शिखर तक पहुंच सकता है, इसके सभी रहस्यों को उजागर कर सकता है और मानवता के शिखर पर खड़ा हो सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल बेस एक तक पहुंचने और उसकी निवासी आईडी प्राप्त करने से उसे सू लिंग र और जियोबाई लॉन की सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अफवाहों के अनुसार बेस एक ने अभी भी मानवता के गौरवशाली कानूनों के अंतिम अवशेषों को बरकरार रखा है। बेस एक का नाम बदलने से पहले ये दुनिया के केंद्र में था, सबसे आधिकारिक और शक्तिशाली देश, एक भूमि जिसे तारानकन के नाम से जाना जाता था। जब महान प्रलय आई तो तारानकन एकमात्र राष्ट्र था जो अपनी रक्षा करने और मानव आधार स्थापित करने में कामयाब रहा। राक्षसी खतरे का विरोध करने और मानवता को बचाने के लिए तारानकन सरकार ने वैश्विक आधार परिवर्तन योजनाओं की एक श्रृंखला शुरू की, जिससे जीवित मनुष्यों को लड़ने का मौका मिला। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तारानकन महान प्रलय के बाद मानवता का मूल स्रोत था, लेकिन वास्तव में इसकी अपार शक्ति के कारण बेस एक में प्रवेश करने के लिए न्यूनतम मार्शल गॉड ताकत की आवश्यकता होती है। सू जियाओबाई को रातों रात शीर्ष पर पहुंचने की उम्मीद नहीं थी। वह चीजों को कदम दर कदम आगे बढ़ा सकता है, धीरे धीरे दूसरी दुनिया में काम कर सकता है, संसाधनों की खेती कर सकता है और धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा सकता है। आखिरकार वह सिर्फ बेस एक का निवासी नहीं बनेगा, वह इसके मुख्य अभिजात वर्ग में से एक भी बन सकता है। लेकिन उससे पहले मुझे अगले कुछ दिनों तक व्यस्त रहना होगा। ग्रेड 7 योग्यता संशोधित गोलियों की एक बड़ी आपूर्ति इकट्ठा करना आसान नहीं होगा। अकेले लागत पहले से ही मेरे दिल को दर्द दे रही है। अदवर्ल्ड के टेलीपोर्टेशन एरे की सख्त आवश्यकताएं थी, केवल शीर्ष स्तरीय साधना योग्यता वाले लोग ही इसका उपयोग कर सकते थे। यह एक अपरिवर्तनीय नियम था। भले ही टेलीपोर्टेशन एरे सक्रिय हो गया हो, जो लोग मानक को पूरा करने में विफल रहे, वे स्थानिक स्थानांतरण से नहीं गुजर सकते। इस प्रकार सू जियाओबाई ने अपनी तैयारी शुरू की। उन्होंने वन क्लिक संग्रह, ऑटो माइनिंग और ऑटो हंटिंग के माध्यम से प्राप्त सभी सामग्रियों को विभिन्न गोलियों और स्पिरिट हथियारों में परिष्कृत किया, फिर उन्हें लक्षित ट्रेडों में बेच दिया। इसके बाद उन्होंने ट्रेजर पिल पवेलियन, बीस्ट ट्रेजर पवेलियन और हेवनली वेपन पवेलियन का दौरा किया और तीनों का निरीक्षण किया। एक पल में उनकी संपत्ति लगभग 500 बिलियन तक पहुंच गई, लेकिन उन्होंने इसका उपयोग अपने सिस्टम फंक्शंस को अपग्रेड करने के लिए नहीं किया। इसके बजाय वह उस 500 बिलियन को बेस 15 के काले बाजार में ले गया और रिफाइनिंग और फोर्जिंग सामग्री खरीदने के लिए पागल हो गया। यह सही है, वह कम से कम समय में सबसे बड़ी संपत्ति अर्जित करने के लिए कच्चे माल और तैयार उत्पादों के बीच भारी लाभ मार्जिन का लाभ उठा रहा था। 3 दिन बाद सू जियाओबाई की संपत्ति बढ़कर 3.4 ट्रिलियन हो गई थी। लेकिन उनका सबसे बड़ा लाभ सिर्फ पैसा नहीं था, यह था कि उनकी खेती एक बार फिर उन्नत हो गई थी। अध्याय 117 साधना योग्यता शीर्ष स्तरीय। जब सू जियाओबाई नीलामी घर में प्रवेश कर रही थी तो वह हेवनली वेपन पवेलियन के नीलामी घर में बेस नंबर 15 के परिवारों के एक समूह के साथ मिश्रित प्रिमोडियल सल्फर क्रिस्टल के एक बड़े टुकड़े के स्वामित्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थी। मिश्रित प्रिमोडियल सल्फर क्रिस्टल का यह टुकड़ा बहुत बड़ा और उच्च शुद्धता वाला था। सू जियाओबाई के अनुमान के मुताबिक इसकी कीमत 4 अरब के करीब थी। हालांकि अप्रत्याशित रूप से एक परिवार अचानक प्रकट हुआ जो सू जियाओबाई के खिलाफ जमकर प्रतिस्पर्धा कर रहा था। सू जियाओबाई ने जो भी कीमत पेश की, वे तुरंत उसे 1 अरब और बढ़ा देंगे। नीलामी की कीमत तेजी से बढ़कर 5.1 बिलियन हो गई। सू जियाओबाई भी नाराज हो रही थी। एक साधारण परिवार जिसकी देखरेख केवल एक साधारण मार्शल कमांडर करता था, ने मुझे चुनौती देने का साहस किया। सचमुच वे अपनी मृत्यु से अनभिज्ञ हैं। हालांकि अपना संयम बनाए रखने और दूसरों को धमकाने वाले खलनायक की तरह काम करने से बचने के लिए सू जियाओबाई ने सहने का फैसला किया और मिक्स्ड प्रिमोडियल सल्फर क्रिस्टल को सुरक्षित करने के लिए ऊंची बोली लगाई। आखिरकार ये क्रिस्टल उसके लिए बहुत मूल्यवान था। भले ही उसने अधिक भुगतान किया हो, ये नुकसान नहीं होगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उस परिवार ने कीमत फिर से बढ़ा दी। 6.1 बिलियन। सू जियाओबाई अपना आपा खोने की कगार पर थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, अचानक उसके शरीर से एक जबरदस्त और भयानक आभा फूट पड़ी। भयानक शक्ति ने एक ही पल में पूरे नीलामी घर को लगभग जमींदोज कर दिया।
संभ्रांत मार्शल कमांडर। आसपास के सभी परिवार हैरान रह गए और डर से सू जियाओबाई की ओर देखने लगे। सौभाग्य से उन्होंने समय पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, अन्यथा उस ऊर्जा की तीव्र शक्ति ही उन्हें गंभीर रूप से घायल कर सकती थी। जो परिवार मूल रूप से सू जियाओबाई के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था, उसने जरा भी संकोच नहीं किया, उन्होंने तुरंत पीछे हटने का फैसला किया। बेस नंबर 15 में केवल कुछ विशिष्ट मार्शल कमांडर थे। उनमें से प्रत्येक एक ऐसा अस्तित्व था जिसे उकसाया नहीं जा सकता था। पहले उन्होंने सोचा था कि सू जियाओबाई सिर्फ एक साधारण मार्शल कमांडर थी, इसलिए उन्होंने उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने का साहस किया। लेकिन अब बिना दोबारा सोचे वे तुरंत पीछे हट गए। हालांकि सू जियाओबाई के पास अब उनकी परवाह करने का समय नहीं था। वह अपनी सफलता से आए बदलावों में पूरी तरह डूबे हुए थे। उनके पूरे शरीर ने एक बार फिर उसी तरह के जबरदस्त परिवर्तन और लाभों का अनुभव किया जब उन्होंने मार्शल कमांडर स्तर तक सफलता हासिल की थी। मार्शल कमांडर के दायरे में पहुंचने के बाद आगे बढ़ना हर कदम कठिन होता गया। स्वाभाविक रूप से प्रत्येक सफलता अत्यधिक लाभ लेकर आई। सू जियाओबाई ने तुरंत अपनी वर्तमान स्थिति की जांच की। मानव सू जियाओबाई, क्षेत्र स्तर संभ्रांत मार्शल कमांडर, शक्ति स्तर डेमी गॉड मार्शल कमांडर, सहन शक्ति स्तर डेमी गॉड मार्शल कमांडर, चपलता स्तर डेमी गॉड मार्शल कमांडर, साधना योग्यता उन्नत, निपुण तकनीकें अचल राजा सूत्र उन्नत, यूनिफाइड लॉ कोडेक्स उन्नत, 10 एब्सोल्यूट हेवनली बॉडी उन्नत, बर्निंग हेवन फ्लेम, शुरुआती चेजिंग सन ब्लेड, एडवांस्ड ग्रेट सन ब्लेड, एडवांस्ड हेवनली मैकेनिज्म सटेप, एडवांस्ड हेवन पियर्सिंग रिकॉर्ड, एडवांस्ड स्टार शैटरिंग पर्पल वॉर डोमिनेशन आर्ट, इंटरमीडिएट एजियोर ड्रैगन ब्रेक, इंटरमीडिएट सिल्क वाइंडिंग स्लैश, इंटरमीडिएट विंड थंडर फोर्स, इंटरमीडिएट बेलफुल एनर्जी ब्लेड, इंटरमीडिएट गॉ चेन डांस, इंटरमीडिएट 1000 माइल्स टू द वेस्ट, शुरुआती अनलॉक सिस्टम फंक्शंस, एक क्लिक खेती स्तर 20, एक क्लिक अभ्यास स्तर 20, एक क्लिक ऑटो हंटिंग स्तर 12, एक क्लिक कीमिया स्तर 10, एक क्लिक संग्रह स्तर 7, एक क्लिक फोर्जिंग स्तर 7, एक क्लिक खनन स्तर 5। मैं पूरी तरह से डेमी गॉड स्तर तक पहुंच गया हूं। सू जियाओबाई का दिल उत्साह से भर गया। वह केवल एक सप्ताह से भी कम समय के लिए बेस नंबर 15 पर थे। फिर भी उसका दायरा और ताकत बहुत तेजी से बढ़ी थी, एक विशिष्ट मार्शल कमांडर से एक चरम मार्शल कमांडर तक, और अब एक डेमी गॉड मार्शल कमांडर के स्तर तक पहुंच गया है। हालांकि मार्शल गॉड स्तर तक पहुंचने के लिए सिर्फ मेरे दायरे में सुधार करने से कहीं अधिक की आवश्यकता है। डेमी गॉड से सच्चे मार्शल गॉड तक का अंतर एक अभूतपूर्व विशाल सीमा थी। यदि मार्शल कमांडर के दायरे तक पहुंचना सामान्य लोगों से श्रेष्ठ बनने के लिए ड्रैगन गेट पर छलांग लगाने वाली काप की तरह था, फिर मार्शल गॉड क्षेत्र को प्राप्त करने का मतलब पृथ्वी के बिल्कुल शिखर पर खड़ा होना, सभी जीवित प्राणियों की अनदेखी करना था। पार करने के लिए दूरी और अंतराल अनगिनत लोगों को निराश करने के लिए पर्याप्त थे। मार्शल कमांडर और मार्शल गॉड, सिर्फ एक शब्द का अंतर, फिर भी जमीन आसमान जितना अंतर। सू जियाओबाई पहले ही डेमी गॉड स्तर तक पहुंच चुकी थी। उसकी ताकत अविश्वसनीय गति से मार्शल गॉड दायरे की ओर बढ़ रही थी। एक कदम, वह बस एक कदम दूर था। शायद केवल एक और सफलता के साथ चरम मार्शल कमांडर स्तर तक पहुंचकर वह इस बाधा को तोड़ सकता है और वास्तव में शिखर तक पहुंच सकता है। इस अपार महत्वाकांक्षा को महसूस करते हुए सू जियाओबाई को पहले की उस छोटी सी घटना की परवाह कैसे हो सकती है। उन्होंने सीधे मिश्रित प्रिमोडियल सल्फर क्रिस्टल को सुरक्षित कर लिया और सभी की आश्चर्यचकित निगाहों के तहत हेवनली वेपन पवेलियन के नीलामी घर को छोड़ दिया। खरीदारी का एक दौर पूरा करने के बाद सू जियाओबाई ने खेती की योग्यता को संशोधित करने के लिए ग्रेड -7 गोली को परिष्कृत करना शुरू किया। 5 टन लुओई गोली, एक एकल 5 टन लुओई पिल की बाजार में कम से कम 10 बिलियन से शुरुआत होगी। यदि यह उत्तम श्रेणी की गोली होती तो इसका मूल्य और भी अधिक बढ़ जाता। इस समय सू जियाओबाई के पास 16 5 टन लुओई गोलियां थीं। वास्तव में जो सामग्री उसने खरीदी थी वह केवल 4 गोलियों को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि उनके 1 क्लिक अल्केमी के 4x शील्ड बफ के लिए धन्यवाद, उन्हें 16 गोलियों का एक बड़ा भाग्य प्राप्त हुआ था। बिना किसी हिचकिचाहट के सू जियाओबाई ने लापरवाही से एक 5 टन लुओई गोली अपने मुंह में डाली और चबाना शुरू कर दिया। 1 गोली, 2 गोलियां, 3 गोलियां, 4 गोलियां। वो तब तक खाता रहा जब तक कि वह 12वीं गोली तक नहीं पहुंच गया, जब अंततः उसे अपने शरीर के अंदर परिचित जलन महसूस हुई। उसकी साधना योग्यता धीरे धीरे बदल रही थी। जलन तेज हो गई। सौभाग्य से सू जियाओबाई की वर्तमान ताकत इतनी शक्तिशाली थी कि उसे केवल पसीना आया और ज्यादा दर्द महसूस नहीं हुआ। उसने खाना जारी रखा और बाकी की 4 गोलियां खत्म कर दी। अंत में जलन ज्वार की तरह कम हो गई। सू जियाओबाई ने तुरंत उसकी साधना योग्यता की जांच की। साधना योग्यता शीर्ष स्तरीय हो गया। सू जियाओबाई ने उत्साह में अपनी मुट्ठी भींच ली। ये लगभग 300 बिलियन खर्च करके प्राप्त की गई एक शीर्ष स्तरीय योग्यता थी। निम्नतम साधना योग्यता से उन्होंने स्वयं को बलपूर्वक शिखर तक पहुंचाया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अधिकांश परिवारों ने सबसे कम खेती की योग्यता वाले किसी व्यक्ति पर संसाधन बर्बाद करने से इनकार कर दिया। 300 बिलियन का उपयोग कई अन्य चीजों के लिए किया जा सकता है। वह केवल साधना योग्यता को संशोधित करने के लिए खर्च कर रहे हैं।
इसके अलावा भले ही किसी की योग्यता शीर्ष स्तर पर पहुंच गई हो, फिर भी उन्हें लगन से प्रशिक्षण लेने, तकनीकों को समझने और हथियार चलाने का अभ्यास करने की आवश्यकता होगी। योग्यता केवल एक शुरुआती बिंदु थी। एक सच्चा पावरहाउस बनने की कभी गारंटी नहीं दी गई थी। इसीलिए बड़े परिवारों ने इस कदम को छोड़ दिया और सीधे शीर्ष स्तरीय प्रतिभाओं में निवेश किया जो जल्दी से मजबूत बन सकते थे और उन्हें लाभ पहुंचा सकते थे। लिंग एयर, आप और जियो बाय लोन घर पर रहें और ठीक से प्रशिक्षण लें। इसके अलावा इस कवच को हर दिन पहने, इसे उतारे नहीं। मैं केवल कुछ दिनों के लिए बाहर जाऊंगा और जल्द ही वापस आऊंगा। अच्छे रहें, ठीक है। दूसरी दुनिया में जाने से पहले सू जियाओबाई ने सू लिंग र को सावधानीपूर्वक निर्देश दिया। मम्मा, मैं निश्चित रूप से अच्छी तरह से प्रशिक्षण लूंगा और परेशानी पैदा नहीं करूंगा। बड़े भाई, जल्दी वापस आओ। सू लिंगर ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। जियाओबाई लोंग ने या की आवाज निकाली। सू जियाओबाई के चेहरे पर अपना सिर रगड़ा और अलग होने को अनिच्छुक हो गई। विदाई कहने के बाद सू जियाओबाई ने अद्भुत टेलीपोर्टेशन एरे की ओर उड़ान भरी। तेज सफेद रोशनी की चमक के साथ उसके सामने का दृश्य अचानक विकृत और बदल गया। जब उनकी दृष्टि साफ हुई तो सू जियाओबाई पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। अध्याय 118, परलोक के खजाने। ये दूसरी दुनिया में बेस 15 का गढ़ है। सू जियाओबाई की कल्पना में अन्य दुनिया को बेस 15 जैसा होना चाहिए, निरंतर युद्ध का माहौल जहां शहरों को अन्य दुनिया के जानवरों के आक्रमण का विरोध करने के लिए बनाया गया था। हालांकि उसकी आंखों के सामने की वास्तविकता में शहर का कोई निशान नहीं था, केवल एक छोटा जीर्ण शीर्ण शहर। घर कच्ची मिट्टी से बनाए गए थे, जिनके खंडहर और टूटी दीवारें हर जगह बिखरी हुई थी। सबसे ऊंची इमारत 3 मंजिल भी ऊंची नहीं थी। सड़कें गड्ढों से भरी थी। ये जंगल में कुछ गरीब जनजातियों से अलग नहीं लग रहा था। प्रणाम मेरे प्रभु। उस समय टेलीपोर्टेशन एरे के लिए जिम्मेदार गार्ड तुरंत भागा और सम्मानपूर्वक सू जियाओबाई को सलाम किया और एक विशिष्ट मार्शल कमांडर को आते देखकर कोई लापरवाही दिखाने की हिम्मत नहीं की। ऐसा क्यों लगता है कि यह गढ़ बहुत अच्छी तरह से विकसित नहीं हो रहा है? सू जियाओबाई ने असमंजस में पूछा। महाराज, आप पहली बार यहाँ आए हैं, इसलिए आप नहीं जानते होंगे। ये गढ़ छोटा हो सकता है, लेकिन ये बड़ी संख्या में अन्य दुनिया के जानवरों के हमलों का सामना करता है। इसे पहले भी कई बार बनाया और नष्ट किया जा चुका है। हर बार यह पूरी तरह से दूसरी दुनिया के जानवरों के आक्रमण का शिकार हुआ। इसलिए पुनर्निर्माण को आसान बनाने और नुकसान को कम करने के लिए हमने इसे इसी स्थिति में बनाए रखने का फैसला किया। गार्ड ने उत्तर दिया। क्या दूसरी दुनिया के जानवर इतने मजबूत हैं? सू जियाओबाई की आंखें चमक उठी। बहुत मजबूत। गार्ड की आंखों से डर की एक झलक गुजर गई। उनमें से हर एक कम से कम एस रैंक है। केवल एक को मारने के लिए कम से कम 180 लोगों को एक साथ काम करना पड़ता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है। वे पृथ्वी पर एस रैंक जानवरों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हैं। पृथ्वी पर पहले से ही एस रैंक, एसएस रैंक और यहां तक कि एसएसएस रैंक जानवर मौजूद थे। और जब पशु ज्वार आते थे तो वे पृथ्वी के जानवर अन्य विश्व के जानवरों के सहयोगी बन जाते थे। केवल एक दहाड़ के साथ अन्य दुनिया के जानवर मानव ठिकानों पर हमला करने के लिए एक सेना बनाकर उन्हें आदेश दे सकते थे। बेस 15 का अंतिम पशु ज्वार एक बड़ी तबाही में न बढ़ने का एकमात्र कारण ये था कि अन्य दुनिया के जानवरों के पास पृथ्वी के जानवरों को बुलाने का समय नहीं था, इससे पहले कि सू जियाओबाई और उसकी परछाइयों ने उन सभी को मौके पर ही मार डाला। इससे साबित हुआ कि उसी स्तर पर अन्य दुनिया के जानवर पृथ्वी के जानवरों से एक स्तर ऊपर थे। यह ऐसा था मानो पृथ्वी के जानवरों में अन्य दुनिया के जानवरों का पालन करने की जन्मजात प्रवृत्ति थी। क्या ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी की महान प्रलय इस परलोक के कारण हुई हो? सू जियाओबाई के दिमाग में अचानक एक साहसिक अनुमान उभरा। इसके बाद वह गार्ड से गढ़ के बारे में जानकारी जुटाता रहा। परलोक बहुत विशाल था, इतना विशाल कि उन्हें अभी तक इसकी सीमाएं नहीं मिली थी। ये गढ़ सीधे बेस 15 के अदवर्ल्ड पैसेज प्रवेश द्वार पर स्थित नहीं था, बल्कि हजारों मील दूर था, क्योंकि बहुत सारे शक्तिशाली जानवर पैसेज प्रवेश द्वार पर छिपे हुए थे। यदि उन्होंने वहां जाने का प्रयास किया तो यह आत्महत्या होगी। यह तो एक छोटा सा गढ़ था। यहाँ तैनात अधिकांश लोग साधारण मार्शल कमांडर थे, केवल मुट्ठी भर विशिष्ट मार्शल कमांडर थे। इनमें न केवल बेस 15 के योद्धा थे, बल्कि बेस 11, बेस 39 और बेस 45 के भी योद्धा थे। एक बार यहाँ तैनात होने के बाद वे आमतौर पर हर 6 महीने में केवल एक बार घर लौटते थे, क्योंकि यात्रा को सार्थक बनाने के लिए पर्याप्त टेलीपोर्टेशन शुल्क और पर्याप्त लाभ बचाने में इतना समय लग जाता था। इस गढ़ का सबसे बड़ा फायदा ये था कि आसपास के अधिकांश जानवर एस रैंक थे, जिनमें एसएस रैंक के खतरे बहुत कम थे। यही एकमात्र कारण था कि वे इतने लंबे समय तक यहाँ जीवित रहने में सक्षम थे। बुनियादी बातों से परे सू जियाओबाई ने दूसरी दुनिया से गहराई से जुड़ा कुछ भी सीखा। जैसा कि उसे संदेह था, परलोक प्राकृतिक खजानों और खनिज संसाधनों में अविश्वसनीय रूप से समृद्ध था। कई विशिष्ट मार्शल कमांडर गढ़ छोड़ने और अन्यत्र खजाने की खोज करने के लिए यहाँ आए थे। कोई भी खोज उनके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य ला सकती है, और उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, अकेले अन्य विश्व के जानवरों की लाशें बेहद मूल्यवान थी। उनके शरीर का कोई भी हिस्सा पृथ्वी के जानवरों की सामग्री से कम 5 गुना अधिक मूल्यवान था।
अधिक दुर्लभ और उपयोगी हिस्सों की कीमत 10 गुना भी हो सकती है। यह मुख्य कारणों में से एक था कि अन्य ठिकानों के सामान्य मार्शल कमांडर जोखिम लेने और एक समय में आधे साल तक यहां रहने के इच्छुक थे। इसके अलावा इस गढ़ से लगभग 4000 किलोमीटर दूर दूसरी दुनिया के इंसानों की एक बस्ती थी। गार्ड के विवरण के अनुसार अन्य विश्व के मानव दिखने में पृथ्वी के मानवों से मिलते जुलते थे। उनका एक सिर, 2 हाथ और 2 पैर थे। इंसानों की तरह ही आंखें, कान, नाक और मुंह थे। हालांकि कुछ असाधारण रूप से लंबे थे, जिनकी त्वचा का रंग हरे से भूरे लाल से गहरे पीले तक था। कुछ के माथे पर लंबे सींग भी उगाए थे। इन मतभेदों के बावजूद अन्य विश्व के मनुष्यों ने भी साधना का अभ्यास किया और मार्शल पथ का अनुसरण किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कम पारलौकिक तकनीकों की खेती की। पृथ्वी के तकनीशियन अक्सर अन्य दुनिया के मनुष्यों के साथ भिड़ते रहे, जिसमें दोनों तरफ जीत और हार हुई। यहां तक कि डोनफेंग आप पहले भी यहां आए थे। कई विशिष्ट मार्शल कमांडर स्तर के अन्य विश्व मनुष्यों का वध किया था और कई लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीक मैनुअल प्राप्त किए थे। मैं देख रहा हूं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि डोनफेंग राव के पास इतनी सारी लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीकें हैं। डोनफेंग आपने उन्हें यहां से एकत्र किया होगा। सू जियाओबाई को अचानक समझ आ गया, लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीकें दुर्लभ खजाने थी। यहां तक कि मार्शल कमांडर भी उनकी चाहत रखते थे। लेकिन सू जियाओबाई, जिनके पास 1 दर्जन से अधिक ऐसी तकनीकें थी, उन्हें पहले से ही उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस मामले में, हालांकि यह गढ़ निराशाजनक है, पर्यावरण बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। जब तक मैं अन्य दुनिया के जानवरों का शिकार करने, उनकी सामग्री इकट्ठा करने और संसाधनों की खुदाई के लिए खजाने की तलाश करने वाले भूतों और खनन करने वाले भूतों को भेजने के लिए यहां अपनी छाया भेजता हूं। सच कहूं, सिर्फ मुनाफे के बारे में सोचने से मैं उत्साहित हो जाता हूं। सू जियाओबाई की आंखें चमक उठी। और चूंकि अन्य दुनिया के मनुष्य कम ट्रांसेंडेंट तकनीकों की खेती करते हैं, इसका मतलब है कि महान ट्रांसेंडेंट तकनीकें भी होनी चाहिए। अगर मैं गहराई से खोज करूं, तो मुझे 1 या 2 महान ट्रांसेंडेंट तकनीकें भी मिल सकती हैं। क्या जैकपॉट है? वो टिल्डर 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 टिल्डर। जैसे ही सू जियाओबाई अपने भव्य भाग्य के बारे में कल्पना कर रही थी, अचानक एक गहरा, जरूरी हॉर्न पूरे गढ़ में गूंज उठा। साथ ही जमीन के अंदर भी झटके महसूस किए जा सकते हैं। धिक्कार है, वे जानवर फिर से हमला कर रहे हैं। इस बार मैं उन सभी को टुकड़ों में काटने जा रहा हूं। उन्होंने पिछली बार अपना सबक नहीं सीखा था। ठीक है, चलो उन्हें फिर से सिखाते हैं। मैं बस सोच रहा था कि अपने आध्यात्मिक हथियार की मरम्मत के लिए पैसे कैसे कमाऊं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मार्शल कमांडर, जो गढ़ में आराम कर रहे थे, तुरंत आकाश में उड़ गए। उनकी निगाहें दूर क्षितिज पर टिक गईं। सू जियाओबाई भी हवा में उड़ गईं। यह एस रैंक अद्भुत जानवर है। उन्होंने तुरंत कई विशाल आकृतियां देखी, जिनमें से प्रत्येक सैकड़ों मीटर ऊंची थी। सिर्फ एक ही नहीं, बल्कि कई हैं। यह देखकर सू जियाओबाई खूब मुस्कुराए। ये चमचमाते स्पिरिट सिक्कों के ढेर थे जो एकत्र होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे सभी मेरे हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी छाया को एस रैंक के अन्य विश्व जानवरों की ओर बढ़ने के लिए भेजा। इस बीच बेस 15 के ऊपर एक समुद्री जहाज के आकार का एक युद्धपोत धीरे धीरे बेस में प्रवेश कर गया। वो होंगे, बेहतर होगा कि आप झूठ न बोलें। 1000 माइल्स टू द वेस्ट आर्ट मेरे वो परिवार का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर यह खबर फैल गई कि हमारे परिवार की महान ट्रांसेंडेंट तकनीक लीक हो गई है और एक साधारण मार्शल कमांडर इसे समझने में कामयाब रहा, तो हमारे वो परिवार की प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। युद्धपोत के डेक पर एक व्यक्ति अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़ा था। इस व्यक्ति से निकलने वाली आभा निश्चित रूप से एक डेमी गॉड मार्शल कमांडर की थी। अध्याय 119, वो परिवार यहाँ है। एक महान ट्रांसेंडेंट मार्शल तकनीक एक मार्शल ईश्वर स्तरीय परिवार की नींव है और इसकी प्रतिष्ठा का प्रतीक भी है। वो परिवार के मार्शल गॉड हजारों मील से पश्चिम तकनीक के लिए प्रसिद्ध है, जिसने उन्हें मार्शल गॉड रैंकिंग में एक स्थान दिलाया है और उन्हें अनगिनत लोगों का सम्मान प्राप्त हुआ है। इस प्रकार कई लोग 1000 मील से पश्चिम तकनीक के अस्तित्व के बारे में जानते हैं। यदि यह बात फैल गई कि यह बेशकीमती तकनीक, जिस पर वो परिवार को बहुत गर्व था, लीक हो गई है और किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा गुप्त रूप से सीखी गई है, तो यह चेहरे पर एक क्रूर थप्पड़ के समान होगा, जो परिवार को पूरी तरह से अपमानित करेगा। यदि किसी अन्य मार्शल भगवान ने इसे जबरन सीख लिया, तो भी वे अपना चेहरा बचाने के लिए बहाने या औचित्य ढूंढ सकते हैं। लेकिन जिसने इसे प्राप्त किया वह सिर्फ एक साधारण मार्शल कमांडर निकला। यह अब सिर्फ अपमान का मामला नहीं रहा, यह पूरे वो परिवार के लिए एक अभूतपूर्व अपमान होगा, जिससे वे सभी मार्शल गॉड परिवारों के बीच सबसे बड़े हंसी के पात्र बन जाएंगे। भगवान कैंगलैंग, मैं कभी भी एक भी गलत शब्द बोलने की हिम्मत नहीं करूंगा। मैंने व्यक्तिगत रूप से हजारों मील से पश्चिम तकनीक से संबंधित मामले को देखा। अन्यथा मैं परिवार में वापस जाने के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौते को नहीं छोड़ता। लेकिन लॉर्ड कैंगलैंग, मुझे आपको चेतावनी देनी चाहिए, इस तथाकथित साधारण मार्शल आर्टिस्ट से बेहद सावधान रहें। सतह पर वह सिर्फ एक मार्शल कमांडर प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में वह डोनफेंग यू को आसानी से मारने में सक्षम था। मैं उस समय डोनफेंग यू के ठीक बगल में था, फिर भी मैं ये भी नहीं देख सका कि उसने कैसे हमला किया।
यहाँ तक कि एक एसएसए स्तर का विदेशी जानवर भी उसके द्वारा मारा गया था। और उसकी कमान के तहत शीर्ष मार्शल कमांडरों के बराबर योद्धाओं का एक समूह है। उनमें से किसी को भी कम नहीं आंका जाना चाहिए। वू होंगे ने सम्मानजनक रवैया बनाए रखते हुए हल्का सा सिर हिलाया। जब उन्होंने डोनफेंग यू की मौत और एसएसए स्तर के विदेशी जानवर के मारे जाने के बारे में बात की तो उनकी आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। तो क्या हुआ डोनफेंग, आप महज एक शीर्ष मार्शल कमांडर थे। एक एसएसए स्तर का विदेशी जानवर मेरी एक ही कुल्हाड़ी के प्रहार से गिर जाएगा। क्या आप ये सुझाव दे रहे हैं कि मैं, वू परिवार का कुलीन अर्धदेव कमांडर, किसी तुच्छ लड़के से मेल नहीं खा सकता? वू कैंगलांग ने अपना सिर घुमाया और ठंडे स्वर में बोला। उनका शरीर लंबा और शक्तिशाली था, 2 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा था। काले कवच पहने हुए उसने एक मार्शल गॉड परिवार के कमांडर के अनुरूप प्रभावशाली आभा और प्रभुत्व बिखेरा। नहीं, बिल्कुल, मेरा मतलब यह नहीं था, वू होंगे ने जल्दी से समझाया। बहुत हो गई बकवास। पैट्रियार्क यहाँ नहीं है और वो परिवार के ऊपरी रैंकों ने सर्वसम्मति से मुझे इस खतरे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए भेजा है। हम बेस 15 पर पहुंच गए हैं। मुझे तुरंत उसके पास ले चलो। एक बार जब मैं उसे मार दूंगा तो हम तेजी से बेस पर लौट आएंगे। जानवर का ज्वार अभी समाप्त हुआ है और यह मेरे लिए आगे के प्रशिक्षण के लिए दूसरी दुनिया में लौटने का समय है। वो कैंगलांग की आंखों में अधीरता की झलक झलक उठी। बेस 88 पर पशु ज्वार अभी समाप्त हुआ था और उस जीवन मृत्यु वध के माध्यम से उसकी ताकत ने एक बार फिर एक महत्वपूर्ण सफलता देखी थी। वो परिवार के दूसरे मार्शल भगवान बनने के लिए सदियों में सबसे आशाजनक उम्मीदवार के रूप में वह पूरे कबीले की आशा थी। वह स्वयं मार्शल कमांडर क्षेत्र के बंधनों से मुक्त होकर मार्शल गॉड के पूर्ण शिखर पर चढ़ने की इच्छा रखता था। यदि यह अचानक हुई घटना न होती, जो अत्यंत महत्वपूर्ण थी और जिसके लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता थी, तो वह पहले ही भयंकर जानवरों से लड़ते हुए विदेशी क्षेत्र में प्रवेश कर चुका होता। इसीलिए वह इस समय इतने खराब मूड में था। वह बस इस उपद्रव को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था। भगवान कांगलांग, हम आ गए हैं। नीचे अपराधी सू जियाओबाई का निवास है। उस समय युद्धपोत सू जियाओबाई के विला के ऊपर आकाश में पहुंच गया था। मेरे नाथ, प्रकाश की एक किरण वू कैंगलांग की ओर चली और उसके सामने रुक गई। ये बेस 15 का नया गवर्नर था। वू कैंगलांग से निकलने वाली अर्धदेव मार्शल कमांडर आभा को महसूस करने पर गवर्नर का दिल तनावग्रस्त हो गया। वो परिवार के लिए एक अर्धदेव मार्शल कमांडर को एक युद्धपोत पर यहां भेजने के लिए वे कुछ महत्वपूर्ण साजिश रच रहे होंगे। अपनी आध्यात्मिक अनुभूति की आकस्मिक जांच से वह युद्धपोत के भीतर कई सामान्य, विशिष्ट और यहां तक कि शीर्ष मार्शल कमांडरों का पता लगा सकता था। गवर्नर को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ बड़ी घटना होने वाली है। महाराज, आपका स्वागत जल्दी न करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। आपके सम्मान में गवर्नर की हवेली में एक भोज तैयार किया गया है, यदि आप इतने दयालु होंगे। स्क्रैम। इससे पहले कि गवर्नर अपनी बात समाप्त कर पाता, वू कैंगलांग ने बेरुखी से एक शब्द कहा, आपको क्या लगता है कि आप कौन है? आपको लगता है कि आप मुझे आमंत्रित करने के योग्य हैं? गवर्नर के शब्द उसके गले में अटक गए। उसके दिल में गुस्सा उमड़ पड़ा, लेकिन उसने इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की। चूंकि अपराधी ठीक नीचे है, चलो चलते हैं। हर कोई पूरे मुख्य जिले को सील कर दे, कोई भी भागने वाला नहीं है। वू कैंगलांग ने गवर्नर की पूरी तरह से उपेक्षा की। एक ही आदेश से युद्धपोत से प्रकाश की धाराएं निकलने लगी। सभी मार्शल कमांडरों ने तेजी से अपनी स्थिति ले ली। मुख्य जिले को सभी दिशाओं से घेर लिया। जमीन पर और हवा में पूरी तरह से सू जियाओबाई के विला को सील कर दिया। आप कौन है? डोनफेंग परिवार की पोशाक पहने कुछ सामान्य मार्शल कमांडर आगे बढ़े। इन व्यक्तियों को नए डोनफेंग परिवार के मुखिया द्वारा सू लिंग र की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया था और वे घुसपैठ के किसी भी संकेत पर हमला करने के लिए तैयार थे। हालांकि ये देखने पर कि वे सामान्य, कुलीन और यहां तक कि शीर्ष मार्शल कमांडरों से घिरे हुए थे, उनकी अभिव्यक्तियां नाटकीय रूप से बदल गईं। उन्होंने स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए अपने संचारकों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो परिवार के योद्धाओं ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। बेरहमी से उन्हें वहीं मार गिराया। हम्फ। चींटियों का एक झुंड। वू कैंगलांग युद्धपोत से नीचे उतरा। उसकी निगाहें तिरस्कार और हिकारत से भरी थी। एक अर्धदेव मार्शल कमांडर के रूप में बेस 15 उनके लिए एक बड़े खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं था। उनके लिए गवर्नर और परिवार क्या थे? मात्र चींटियां। बिल्कुल उसके नीचे। गर्जन। विला के बगीचे के अंदर एक छोटे सफेद ड्रैगन ने आसन्न खतरे को महसूस किया। इसने तुरंत एक क्रूर रुख अख्तियार कर लिया। वू कैंगलांग पर एक खतरनाक गुर्राते हुए सू लिंगर को अपने पीछे बचा लिया। सू जियाओबाई, क्या आप अभी भी आज्ञाकारी ढंग से बाहर नहीं आ रही हैं? आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत वू कैंगलांग की आवाज बेस 15 के आधे हिस्से में गूंज उठी। अनेक योद्धाओं का ध्यान घटनास्थल की ओर गया। सू जियाओबाई के निवास के आसपास के पड़ोसी स्थिति की गंभीरता को महसूस करते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के भाग गए। गवर्नर का चेहरा काला पड़ गया। मुख्य जिला आधार की प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करता था। वू कैंगलांग की अपने अधिकार के प्रति घोर उपेक्षा एक खुला अपमान था। लेकिन वह एकमात्र कुलीन मार्शल कमांडर, एक अर्धदेव मार्शल कमांडर के उकसावे के खिलाफ क्या कर सकता था? उसे क्या करना था? जल्दी से अंदर आओ और उसकी जान फेंक दो।
भगवान कैंगलांग, वह लड़की सू जियाओबाई की महिला है और वह सफेद अजगर उसका पालतू है। वो होंगे ने उन्हें सूचित किया। एक औरत और एक पालतू जानवर, वे आंखों में धूल झोंकने वाले हैं। मर जाओ। वू कैंगलांग ने एक उंगली बढ़ाई और हवा में उछाल दी। एक तेज अर्धचंद्राकार ऊर्जा ब्लेड साकार हुई और सूलिंग र और सफेद ड्रैगन की ओर चली गई। अचानक एक तलवार की आभा और एक ब्लेड की आभा अर्धचंद्राकार ऊर्जा के हमले को चकनाचूर करते हुए आगे बढ़ी। काले लिबादे और सफेद मुखौटे पहने दो आकृतियां पतली हवा से दिखाई दी, जो सूलिंग र और सफेद ड्रैगन के सामने सुरक्षात्मक रूप से खड़ी थी। महाराज, वे सू जियाओबाई के अधीनस्थ हैं जिनका मैंने उल्लेख किया था। वो होंगे ने चिल्लाकर कहा। हम सिर्फ 2 अधीनस्थ। संभ्रांत मार्शल कमांडर, तो क्या? वे और कुछ नहीं बल्कि। वू कैंगलांग की आवाज अचानक बंद हो गई। अध्याय 120, योद्धा भगवान का अवतार। वू कैंगलांग की गर्दन पर लगभग एक साथ ठंडी रोशनी की 2 धारियां गिरी। प्रकाश की एक चमकदार चमक चमकी और शीर्ष स्तर का सुरक्षात्मक कवच आध्यात्मिक हथियार, जिसे वू कैंगलांग ने हमेशा पहना हुआ था, पूरी तरह से नष्ट हो गया। उसी क्षण 2 परछाइयां अभूतपूर्व गति से उभरी, पलक झपकते ही टकरा गईं, इतनी तेजी से कि वू कैंगलांग के पास भी प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। यदि इस शीर्ष स्तरीय कवच आध्यात्मिक हथियार की सुरक्षात्मक शक्ति नहीं होती, तो वू कैंगलांग पहले ही एक बिना सिर वाली लाश में बदल गया होता। यह वह किस प्रकार की शक्ति है? वू कैंगलांग की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं, उसके दिल में आतंक तेजी से बढ़ गया। संकट की भारी भावना ने उसे घेर लिया। बहुत तेज, इतनी तेजी से कि उसे जरा सी भी चेतावनी का पता नहीं चल सका। इंतजार, अभी अभी बैंगनी रोशनी की वह चमक। हाँ, ये सही है, ये पश्चिम में हजारों मील की दूरी थी। स्वयं सू जियाओबाई के अलावा वास्तव में 2 अन्य लोग हैं जिन्होंने गुप्त रूप से वू परिवार की ग्रेट ट्रांसेंडेंट तकनीक को सीखा और उसमें महारत हासिल की है। और इन दोनों ने जो शक्ति प्रकट की थी वह इतनी प्रबल थी कि तुरंत उसके शीर्ष स्तरीय कवच आध्यात्मिक हथियार को चकनाचूर कर दिया। किसी को यह समझना होगा, इस कवच की अभी अभी एक क्रूर जानवर ज्वार से बचने के बाद मरम्मत की गई थी। यहां तक कि एक डेमी गॉड स्तर के मार्शल कमांडर को भी इसे पूरी तरह से नष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास करना होगा। कम से कम इसे एक ही प्रहार से इतनी आसानी से चूर चूर नहीं किया जाना चाहिए था। इन 2 व्यक्तियों की शक्ति पहले से ही मेरी क्षमता से कहीं अधिक है। दौड़ना। एक पल की झिझक के बिना वू कैंगलांग ने तुरंत भागने का फैसला किया जैसे ही उसका कवच टूट गया। हाँ, डेमी गॉड कमांडर की उपाधि का दावा करने वाले शक्तिशाली वू परिवार ने विशेष रूप से सू जियाओबाई को मारने के लिए वू कैंगलांग को भेजा था। और फिर भी इस क्षण वह मुड़ा और प्रकाश की एक लकीर की तरह भाग गया। क्या वे सिर्फ कुलीन मार्शल कमांडर नहीं थे? वे इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? और अभी उनकी तकनीकों की चमक को देखते हुए वे एक साथ कम से कम 1 दर्जन लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीकों का उपयोग कर रहे थे, सभी मध्य से उच्च स्तर तक। वे किस तरह के राक्षस हैं? वू कैंगलांग अंदर से दहशत में चिल्ला रहा था। उसने सोचा था कि आज की लड़ाई आसान एक तरफा नरसंहार होगी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इसके बदले उसे कुचला जाएगा। बस एक पल में, इससे पहले कि वो पलक झपकाए, उसका शीर्ष स्तरीय कवच आध्यात्मिक हथियार नष्ट हो गया। मुझे ये लड़ाई कैसे लड़नी चाहिए? वू कैंगलांग ने क्षण भर में अपना निर्णय ले लिया। जब उसने हमला किया तो हर कोई प्रतिक्रिया देने से स्तब्ध रह गया, जिसमें वो परिवार के मार्शल कमांडर भी शामिल थे। उन्होंने जो देखा वह काले लिबादे वाली 2 आकृतियों का अचानक गायब होना था, जो पश्चिम की ओर हजारों मील की परिचित बैंगनी चमक से घिरी हुई थी। और इससे पहले कि वे सदमे में चिल्ला सके, उनके डेमी गॉड कमांडर वू कैंगलांग मुड़े और भाग गए। हर कोई हतप्रभ था, इस बात से पूरी तरह अनजान कि अभी क्या हुआ था। यहां तक कि नवनियुक्त राज्यपाल भी पूरी तरह भ्रमित दिखे। बुजुर्ग कैंगलांग, वो होंगे जो वू कैंगलांग के ठीक बगल में थे, उनके पीछे हटने पर प्रतिक्रिया देने वाले पहले व्यक्ति थे। जिस क्षण उसे एहसास हुआ कि वू कैंगलांग भाग रहा है, उसकी अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। लगभग सहज रूप से उसने इसका अनुसरण करने का निर्णय लिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। छाया की लंबी तलवार पहले ही उसके माथे को बेरहमी से छेद चुकी थी। वाह! अचानक पतली हवा से एक झुलसा देने वाली लाल लौ फूट पड़ी, जैसे कि एक प्रचंड सूरज दुनिया पर उतर रहा हो। एक पल में इसने वो परिवार के सभी मार्शल कमांडरों को अपनी चपेट में ले लिया। ये लेसर ट्रांसेंडेंट एलिमेंटल तकनीक थी, बर्निंग हेवन फ्लेम। सू जियाओबाई ने खुद कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उसकी छाया अक्सर राक्षसों का शिकार करने के लिए जंगल में इसका इस्तेमाल करती थी। इन लपटों के संपर्क में आने वाला कोई भी जीवित प्राणी पल भर में राख में तब्दील हो जाएगा। वो परिवार के मार्शल कमांडर कोई अपवाद नहीं थे। इससे पहले कि वे चीख भी निकाल पाते, वे अपने कवच और आध्यात्मिक हथियारों सहित पूरी तरह से नरक की चपेट में आ गए। आग का तूफान सू जियाओबाई के विला के ऊपर दिखाई दिया, जिससे इतनी तीव्र गर्मी फैल गई कि इसे 10 किलोमीटर दूर से भी स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था। इसकी अत्यंत विनाशकारी शक्ति का एक प्रमाण। हालांकि इस सर्वनाशकारी आग के नीचे सू लिंगर और जियाओबाई लॉन पूरी तरह से सुरक्षित रहे, मानो एक बिल्कुल अलग दुनिया में विद्यमान हो। बेस 15 के 10 किलोमीटर के दायरे में अनगिनत लोगों ने यह भयावह दृश्य देखा। आग की लपटों का एक समुद्र जो दुनिया के अंत के समान आकाश को घेर रहा है।
एक छाया ने वो परिवार के मार्शल कमांडरों का सफाया करते हुए बर्निंग हेवन फ्लेम का इस्तेमाल किया। दूसरी छाया ने कियानकुन तकनीक, हेवनली मैकेनिज्म सटेप, सोरेंग स्काई ट्रांसफॉर्मेशन, हजारों मील पश्चिम की ओर और अन्य सभी कम ट्रांसेंडेंट तकनीक जो उसने सीखी थी को उजागर किया। और पलक झपकते ही इसने लगातार हमलों के साथ वू कैंगलांग का पीछा किया। सबसे पहले वू कैंगलांग मुश्किल से अपना बचाव करने में कामयाब रहे, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ उसकी निराशा के कारण कि वह इस काले लबादे वाले व्यक्ति से मेल नहीं खा सकता था। उनका प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत था। प्रत्येक प्रहार की शक्ति उसकी अपनी शक्ति से कहीं अधिक थी। उनकी आक्रमण गति, प्रतिक्रिया समय और गति तकनीक सभी अथाह स्तर पर थे। उसके भीतर निराशा की गहरी भावना घर कर गई। कोई अन्य विकल्प न होने पर वू कैंगलांग ने रक्त जलाने वाली तकनीक को सक्रिय किया, अस्थायी रूप से अपनी पूरी क्षमता को उजागर किया, लगभग दैवीय स्तर की शक्ति तक पहुंच गया। हालांकि वह भयभीत हो गया जब उसने पाया कि वह केवल छाया के हमलों को ही विफल कर सकता है। इसे घायल भी मत करो, धत्तेरी की, उसके पास इतनी सारी रक्षात्मक तकनीकें क्यों है? गैंग क्यूई, शील्ड कवच, क्या वह एक राक्षस है? पूरी निराशा में वू कैंगलांग ने वू परिवार के पूर्वज द्वारा उसे दिए गए जीवन तावीज को कुचल दिया। उसके पास केवल एक ही ऐसा तावीज था और जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो उसने कभी इसका उपयोग करने का इरादा नहीं किया था। एक बार टूट जाने पर यह मार्शल भगवान के अवतार द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्धारित एक बाधा उत्पन्न करेगा और साथ ही उनकी आत्मा के प्रक्षेपण को बुलाएगा। वू कैंगलांग इसका उपयोग करने में अनिच्छुक था, क्योंकि ऐसा करने का अर्थ ये होगा कि उसे एक न सुलझने वाले संकट का सामना करना पड़ा है। इससे पूर्वज की नजरों में उसका रुतबा बहुत कम हो जाएगा। यदि उसका मुकाबला किसी दैवीय स्तर के प्रतिद्वंद्वी से होता तो जीवन तावीज का उपयोग करना समझ में आता, लेकिन एक विशिष्ट मार्शल कमांडर के खिलाफ इसका इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया जाना अपमान अकल्पनीय था। लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था, उसकी जिंदगी खतरे में थी। जीवन का तावीज बिखर गया। एक पारभासी अवरोध ने तुरंत वू कैंगलांग को ढक लिया। छाया के हमले ने उस पर प्रहार किया जिससे कंपन पैदा हो गया, लेकिन वह टूटा नहीं। ये बंद करो। उसी समय वू कैंगलांग के बगल में एक आध्यात्मिक प्रक्षेपण साकार हुआ। राजसी बैंगनी वस्त्र पहने एक आदमी जिसमें प्रभुत्व की जबरदस्त आभा झलक रही थी प्रकट हुआ। उनकी उपस्थिति का दबाव पूरे बेस 15 में फैल गया, जिससे योद्धाओं और आम नागरिकों दोनों की रीढ़ में ठंडक आ गई। नया गवर्नर डर से कांप उठा। एक योद्धा भगवान का अवतार, मार्शल कमांडर के स्तर तक पहुंचने का अर्थ था किसी के भौतिक स्वरूप को पार करना, लेकिन मार्शल भगवान के अवतार तक पहुंचना विकास में एक और छलांग थी। एक मार्शल भगवान के अवतार के सामने खड़ा होना एक देवता के सामने खड़े होने जैसा महसूस हुआ। यही कारण है कि उन्हें मनुष्यों के बीच देवता कहा जाता था। पूर्वज, मुझे बचाओ, वू कैंगलांग निराशा में चिल्लाया। लेकिन मार्शल भगवान के अवतार के आगमन ने छाया को रोकने में कुछ नहीं किया। एक छाया को कोई डर नहीं लगा। इसने खतरों को नहीं पहचाना। इसने केवल आदेशों का पालन किया। इसका मिशन वू कैंगलांग को मारना था। तो मार्शल भगवान का अवतार है या नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। केवल 3 सेकंड में छाया ने 100 से अधिक तलवारों के वार किए, अपनी ताकत से सुरक्षात्मक बाधा को चकनाचूर कर दिया। वू परिवार के मार्शल भगवान के अवतार की क्रोधित दहाड़ के तहत और वू कैंगलांग की निराशा की अंतिम चीख, छाया ने वू कैंगलांग का सिर काट दिया। जिस क्षण वू कैंगलांग की मृत्यु हुई, मार्शल भगवान के अवतार का प्रक्षेपण ध्वस्त हो गया। बहुत दूर बेस 88 के अद्भुत बेस के भीतर वू परिवार के मार्शल भगवान के अवतार ने एक उग्र दहाड़ लगाई। लड़का, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बेस 15 पर वापस सू जियाओबाई ने शांति से सिस्टम की अधिसूचना सुनी। मेजबान, सभी लक्ष्य समाप्त कर दिए गए हैं।